हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम पाठक और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये चैप्टर है आपकी क्लास 9 की हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर। इसमें आपको पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे और इनफैक्ट आप इसको देखने के बाद इस चैप्टर का कोई भी टेस्ट आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ बच्चा, लेकिन मैंने आपके लिए हैंडमेड नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर के, पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल मैंने करा दिए हैं। ऑल आई आस्क इज कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 9 के बच्चों के लिए है। और इस वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको बेस्ट पार्ट लेक्चर का क्या लगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें वीमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ने को मिलता है। बाद में हम चैप्टर में हिटलर क्या सोचता था और कैसे हिटलर को इतनी सारी पावर हासिल हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम नाजी लोग दुनिया को किस तरीके से देखते थे, उनका क्या आइडियोलॉजी थी, क्यों उन्होंने इतने सारे ज्यूज लोगों को मारा, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। फिर यूथ को कैसे ट्रीट किया जाता था नाजी जर्मनी में और ऑर्डिनरी पीपल का क्या मानना था नाजी जर्मनी में। दीज आर द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब चैप्टर की कहानी शुरू होती है 11 साल के एक बच्चे से। 11 साल का, 1945 के स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब मार्च अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं। 1945 में 11 साल के एक छोटे से बच्चे को इमेजिन करो, जो जर्मनी का बच्चा है जिसका नाम है हेलमुथ। वो अपने बेड में पड़ा हुआ है, अपने टॉयज के साथ खेल रहा है और तभी उसे सुनाई देता है कि उसके पेरेंट्स ना कुछ खुसर फुसर करके डिस्कस कर रहे हैं। और जब वो ध्यान से सुनता है तो उसके फादर, जो कि उस जमाने के एक बहुत बड़े फिजिशियन है, मतलब कि बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर है जर्मनी के, वो अपनी वाइफ के साथ ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उन्हें खुद को अकेले को सुसाइड कर लेना चाहिए या उनकी पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए, राइट। और ये जो फियर है, ये उनकी बातों में झलक रहा है, क्योंकि वो सुनता है कि उसके पापा उसकी मम्मी से बोलते हैं कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूज लोगों के साथ किया है, यानी कि जो हमने ज्यूज और विकलांग लोगों के साथ हरकतें की हैं वही एलाइज हम जैसे जर्मन लोगों के साथ करने वाले हैं। ये उन्हें डर है, तभी वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि उन्हें अकेले सुसाइड करना चाहिए कि पूरी फैमिली को सुसाइड करना चाहिए। अगले दिन क्या होता है, हेलमुथ के मम्मी पापा उसे लेके जाते हैं आसपास के एक ऐसे स्पॉट्स में, एक फॉरेस्ट, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट के एक ऐसे स्पॉट पे लेके जाते हैं जहां वो लोग पिकनिक मनाते हैं, गीत गाते हैं और लास्ट हैप्पी डे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन हेलमुथ के पापा, 11 साल के जर्मन बच्चे के पापा, अपने आप को गोली मार लेते हैं और हेलमुथ देखता है अपनी आंखों से कि कैसे उसके पापा अपनी ब्लडी यूनिफॉर्म में, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो गई है, उस यूनिफॉर्म में पड़े हुए हैं। और उसे ये डर लगता है कि इन्होंने अपनी जान जो है मेरी मम्मी की वजह से ली है, और हेलमुथ को लगता है कि यार मेरी मम्मी कहीं मुझे भी पॉइजन ना कर दे, इसलिए अगले कुछ दिनों तक हेलमुथ खाना खाने से ही इनकार कर देता है। तो 11 साल के बच्चे के मस्तिष्क पे क्या असर पड़ा होगा जब उसके पापा ने एक पिकनिक मनाने के अगले ही दिन अपने आप को गोली मार ली। अब ये जो पूरी सिचुएशन है ये जर्मनी में बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दी थी बच्चा। दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं, वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर नंबर 2। वर्ल्ड वॉर नंबर 2 मेनली हिटलर की वजह से हुई थी, नाजी जर्मनी की वजह से हुई थी, जो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में जाके खत्म हो गई थी, जब जर्मनी और जर्मनी के साथ जो देश थे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे, राइट। एलाइज कंट्रीज जीत गई थी। अभी एलाइज क्या होता है, जर्मनी किस साइड पे थी, वो आपको चैप्टर के आगे पता चलेगा, बट इतना समझ लो कि जिस कंट्री ने वर्ल्ड वॉर नंबर 2 छेड़ी थी वो था नाजी जर्मनी, और वो हार गया था और वॉर हो गई थी खत्म। हिटलर और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, जो पूरे देश में नफरत फैलाता फिरता था ज्यूज के खिलाफ, जिसका नाम था गोबेल्स, उसकी फैमिली ने भी और हिटलर की फैमिली ने भी अपने बर्लिन के बंकर, बर्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जर्मनी में, वहां पे लोग बंकर में रहते थे। बंकर में क्यों रहते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एरियल बॉम्बिंग होती थी, आसमान से बम गिराए जाते थे, तो लोग अंडरग्राउंड होके रहते थे। वहां पे लोगों ने सबने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये खुद को नहीं मारेंगे तो एलाइज जीत गए हैं, एलाइज इन्हें मार डालेंगे, राइट। वॉर खत्म हो गई। वॉर में इन लोगों ने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूज लोगों को मारा, 2 लाख जिप्सीज को मार डाला बच्चा,
एक 2 लाख जिप्सीज के बाद 10 लाख पॉलिश लोगों को मार डाला और पता नहीं कितने ऐसे लोगों को मार डाला जो हिटलर के खिलाफ जाने की कोशिश करते थे। तो इस वॉर में बहुत सारे 70,000 तो जर्मन लोगों को मार डाला जो फिजिकली या मेंटली अनफिट थे। तो हिटलर ने बहुत सारा खून खराबा किया और उसे पता था अंत नजदीक है। अब जब एलाइज जीत गए हैं तो वो नाजी लोगों के साथ वही हरकतें करने वाले हैं। लेकिन टू हिज सरप्राइज, वो तो मर गया था बेचारा, उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन बाद में पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइज ने नाजीज के साथ वो नहीं किया जो नाजीज ने पूरी दुनिया के साथ किया। पूरी दुनिया ने सोचा कि यार पीस रिस्टोर करने का टाइम आ गया है, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई न्यूरमबर्ग नाम के शहर में, और ये घोषणा की गई कि सिर्फ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हीनियस, मोस्ट डेंजरस नाजीज को सजा दी जाएगी, उम्र कैद दी जाएगी, लेकिन बाकी सारी जर्मन के साथ वो नहीं किया जाएगा जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ किया था। जर्मनी के जो क्राइम थे, जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे, इंसानियत के खिलाफ वाले क्राइम्स थे, उन्हें माफ करने का, उन्हें पीस मेंटेन करने के लिए जाने देने की स्थापना की गई थी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की। और दुनिया ने ये सीखा कि आंख के बदले आंख फोड़ोगे तो फिर पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, इसीलिए नाजीज के साथ वो नहीं किया गया जो बाकी दुनिया के साथ उन्होंने किया था। राइट, अब हुआ क्या था? देखो, हिटलर ने 2 तरीके की वॉर की थी। एक तो हिटलर ने बाहर के देशों के साथ वॉर कर दी थी, यूरोपियन देशों के साथ और इनफैक्ट अमेरिका के साथ भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। राइट, इंटरनली उसने अपने कंट्रीज में भी वॉर छेड़ दी थी, अपनी कंट्री में फूट डालो राज करो की नीति डाल के ज्यूज लोगों को बहुत मरवाने की कोशिश की थी। बहुत सारे ज्यूज को, 60 लाख बच्चा, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 60 लाख ज्यूज को तो उसने मरवा ही दिया था। तो ये जो क्राइम्स है ये कोई छोटे क्राइम्स नहीं है, आपने जीनोसाइड किया है। जीनोसाइड का मतलब होता है बच्चा, जब आप एक पूरी कम्युनिटी को दुनिया से हटाने की कोशिश करते हो, एक आधा लोगों की बात नहीं हो रही है, पूरी कम्युनिटी को मारने की कोशिश कर रहे हो, सारे ज्यूज लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो और वो भी अलग तरीके से, लोगों को गैस करके, जहरीली गैस से लाइन में खड़े करके मार देता था, दफना के मार देता था। सो दीज वर नॉट जस्ट नॉर्मल क्राइम्स, दीज वर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और इस चैप्टर में ये क्राइम्स क्यों किए गए, क्या सोचता था हिटलर, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पहले विश्व युद्ध से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई, इसके कारण में अगर मैं जाऊं तो पूरा दिन बीत जाएगा। आप बस इतना समझ लो कि यूरोपियन देश हो गए थे ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब उन्हें लग रहा था कि यार जितने छोटे छोटे देश हैं, अगर हम उन पे कब्जा जमा लेंगे तो फिर हमारी टेरिटरी बढ़ जाएगी। हमारा देश अभी इतना सा है, हम आसपास के देशों पे कब्जा जमा लेंगे, हमारा देश का साइज बढ़ जाएगा, देश का साइज बढ़ जाएगा, हमारा देश और ग्रोथ करेगा, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे। इसी ग्रीड के चक्कर में आपस में लड़ाई होने लग गई कि भैया इस देश को तू लेगा कि मैं लूंगा, फलाना फलाना फलाना, और कहते ही कहते पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। अब पहला विश्व युद्ध जब छिड़ा तब 2 तरीके के ग्रुप्स बट गए। पहला ग्रुप जिसे बोला जाता है एलाइज बच्चा, एलाइज का मतलब होता है इंग्लिश में दोस्त। तो ये वो कंट्रीज थे जो ऐसा नहीं है कि आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में लड़ने के लिए ये लोग आपस में क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे। इसमें 3 मेजर कंट्रीज थे बच्चा, इंग्लैंड जिसे आप यूनाइटेड किंगडम बोलते हो, दूसरा था फ्रांस और तीसरा था यूएसए। यूएसए पहले एंट्री नहीं ले रहा था बच्चा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन 1917 में यूएसए को एंट्री लेनी पड़ गई थी। और जब यूएसए ने एंट्री ली थी, क्योंकि यूएसए एक बहुत पावरफुल कंट्री था और अभी भी है, तो उसके पास इतने सारे बॉम्ब्स, इतने सारे सोल्जर्स थे कि यूएसए की एंट्री के बाद हमारा पहला विश्व युद्ध एलाइज का जीतना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। नाउ सेंट्रल पावर्स की बात करते हैं। जो दूसरा ग्रुप था हमारा पहला विश्व युद्ध में, वो था सेंट्रल पावर, जिसमें आते थे यूरोप के सेंटर के देश, यानी कि जर्मनी आता था, जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड ऑस्ट्रिया आता था, और ऑटोमन एम्पायर आता था। पहले उस जमाने में राजा महाराजाओं के भी देश हुआ करते थे, तो ऑटोमन एम्पायर को आज हम टर्की नाम के देश से जानते हैं, लेकिन तब उसे ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था। तो पहले विश्व युद्ध में हमारे पास आ गए 2 खेमे। अब जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया को लगा था 3-4 महीने में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन लड़ाई खत्म हुई 4 सालों के अंदर। इससे पहले दुनिया में जब इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती थी, पहली बात तो ये सबसे बड़ी लड़ाई थी उस जमाने की, लेकिन इससे पहले भी अगर कोई बड़ी लड़ाई होती थी तो उसमें मारकाट होती थी, लेकिन इस कदर नहीं होती थी। क्योंकि अब हम 1914 की बात कर रहे हैं, तो तब तक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई थी कि जितना लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, इससे पहले किसी युद्ध में उतना लॉस नहीं देखा गया था। सो पूरी दुनिया दंग रह गई कि 4 सालों तक ये लड़ाई चलती रही और बहुत सारे लोग मर गए। फाइनली यूएसए ने एंट्री मारी, यूएसए की एंट्री मारते ही एलाइज आपकी जीत गई, सेंट्रल पावर हार गई।
जर्मनी का जो राजा था, तब जर्मनी इंपीरियल जर्मनी कहलाता था। इंपीरियल का मतलब होता है जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं, राजा महाराजाओं का रूल होता है। तो इंपीरियल जर्मनी का जो राजा था वो भाग गया, उससे हार बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो अपना कंट्री छोड़ के भाग गया। जब कंट्री छोड़ के भाग गया तो कंट्री में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, राजा साहब तो निकल लिए। तो अब जर्मनी के ऊपर थोपी गई डेमोक्रेसी। किसने थोपी? एलाइज ने थोपी। तो उस जमाने में आप यहां देखोगे, जर्मनी में राजा था, ऑस्ट्रिया में राजा था, ऑटोमन एम्पायर में राजा था। यहाँ पे जो एलाइज में कंट्री है वहां पे क्या थी? डेमोक्रेसी। तो एलाइज जब जीत गए तो एलाइज ने ऐसा बोला कि हमने लड़ाई नहीं छेड़ी, तुमने लड़ाई छेड़ी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जब डेमोक्रेसी होती है तो पीस आता है। यही बातों के चक्कर में एलाइज ने क्या कर दिया? डेमोक्रेसी थोप दी जर्मनी के ऊपर कि आज से तुम्हारे यहाँ हम डेमोक्रेसी रखेंगे ताकि तुम ज्यादा कूदो मत और सेकेंड वर्ल्ड वॉर मत करो, राइट? तो डेमोक्रेसी वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी जब एलाइज जीत गए। अभी कैसे किया गया था बच्चा? ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की तरह किया गया था जो हम आगे पढ़ने वाले। नाउ जर्मनी के साथ और क्या क्या हुआ? जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, तभी हिटलर जैसे लोग जर्मनी में बने, ठीक है? तो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी इंपोज कर दी गई, जबरदस्ती का पार्लियामेंट बना दिया गया। इससे पहले कोई पार्लियामेंट नहीं था। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हिंदी में पार्लियामेंट को संसद बोला जाता है, वैसे ही जर्मन भाषा में पार्लियामेंट को रीचस्टैग बोला जाता है, ठीक है? पार्लियामेंट बना दिया भैया, लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिए, औरतों को भी वोटिंग राइट्स मिले, आदमियों को भी वोटिंग राइट्स मिले। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सफरेज। बच्चा सफरेज वर्ड का मतलब होता है, सफरेज वर्ड का मतलब होता है राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल सफरेज मतलब बिना जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के आपने सबको वोटिंग का हक दिया। अब वीमर रिपब्लिक बोला जाता था जर्मनी की नई डेमोक्रेसी को। क्यों? क्योंकि वीमर नाम का एक शहर था जर्मनी में जहां पे ये पार्लियामेंट बनाया गया था, तो वीमर रिपब्लिक के नाम से जर्मनी की थोपी हुई डेमोक्रेसी फेमस हो गई। अब ऑब्वियसली जर्मनी के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। देखो, डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज हमें अच्छी तभी लगती है जब हम उसे चूज करते हैं। कोई भी चीज अगर हम पे थोपी जाएगी ना जबरदस्ती, मैं तुम्हें एक ग्लास ऑफ मिल्क पिलाने की भी कोशिश करूंगी ना, तुम बोलोगे नहीं पीना यार मुझे, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो इम्पोज्ड चीजें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। जर्मनी को डेमोक्रेसी पसंद नहीं आ रही थी, और वो भी तब क्योंकि आप हारे हो, जर्मनी हारा है, तो जीते हुए लोग उस पे क्या कर रहे हैं? थोपन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था जर्मनी के लोगों को, राइट? ऑन दी अदर हैंड जो एलाइज थे उन्होंने जंग जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सैली साइन कर ली थी। वर्सैली एक शहर है बच्चा जो फ्रांस में पड़ता है, तो फ्रांस एलाइज में ही आता था। तो वर्सैली में बैठ के एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध दुनिया में ना हो, इसके लिए हम जो है 2-4 पॉइंट्स लिख रहे हैं। अब कहने के लिए पीस ट्रीटी थी कि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति रिस्टोर हो जाए, लेकिन पीस ट्रीटी की आड़ में एलाइज जो हैं जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेंट्रल पावर्स में स्पेशली ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी पे बहुत सारी चीजें थोप दी। अब इसमें भी सबसे ज्यादा बुरा जर्मनी के साथ हुआ। ऑस्ट्रिया और टर्की के साथ भी किया गया बुरा, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले तो जर्मनी से उससे अच्छी अच्छी जगहें छीन ली। जैसे राइनलैंड जर्मनी का एक बहुत ही फेमस शहर है जहां पे बहुत सारा कोल मिलता है। अब उस जमाने में कोयला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि रेलवे वगैरह कोयले से चलती थी। तो कोयला छीनने के लिए राइनलैंड छीन लिया, उससे उसकी कॉलोनीज छीन ली। फर्स्ट विश्व युद्ध में जो भी जर्मनी ने जितने भी छोटे छोटे एरियाज पे कब्जा किया था वो सारे एरियाज उससे छीन लिए गए। देन उससे मिलिट्री छीन ली गई। उसे बोला भैया तुम ऐसे 2 से 20,000 तक लोग रख सकते हो अपनी मिलिट्री में, इससे ज्यादा मिलिट्री तुम नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा मिलिट्री होगी तो दूसरा विश्व युद्ध कर दोगे। तो उससे उसकी मिलिट्री छीन ली। और तो और सबसे बुरी चीज ये हुई कि पूरी लड़ाई का जो गिल्ट है कि पहला विश्व युद्ध तो भैया तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से इतने सारे लोग मरे हैं, चाहे वो एलाइज के मरे हो चाहे वो सेंट्रल पावर के मरे हो। वो पूरा गिल्ट किस पे डाल दिया गया? जर्मनी पे डाल दिया गया। और जर्मनी को बोला गया कि जो भी नुकसान हुआ है एलाइज का, जो भी तुमने बॉम्ब वगैरह गिराया भैया एलाइज के। अब देखो लड़ाई होती है, एक इंसान जीतता है, लेकिन नुकसान तो सबका होता है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पावर का नुकसान हुआ नहीं था, लेकिन सारा का सारा वॉर का गिल्ट किस पे थोप दिया गया? जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। और उसे बोला गया कि तुम्हें रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। जितना नुकसान तुमने एलाइज का किया है वो पैसा तुम्हें लौटाना पड़ेगा। और वो पैसा कितना था? 6 बिलियन यूरोज बच्चा। 1 मिलियन में 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶ and
1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁹। सोचो कितने सारे पैसे की बात कर रहे हैं हम। और ये जमाना कौन सा है? ये जमाना है 1918 यार। तब तो इतना पैसा जर्मनी के पास बिल्कुल भी नहीं था, और जर्मनी का भी तो बहुत नुकसान हुआ था। जर्मनी इतना पैसा लाता कहां से? और कोई भी देश पैसा कहां से लाता है बच्चा? डेवलपमेंट करके। जितना डेवलपमेंट करेगा उतना उसके पास पैसा आएगा, राइट। डेवलपमेंट करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो तो तुमने ले ली, राइनलैंड उससे छीन लिया, कोयला उससे छीन लिया, उसकी कॉलोनीज उससे छीन ली। अब जर्मनी बेचारा आ गया था बहुत ही ज्यादा परेशानी में, ठीक है। अब जर्मनी की बात हो गई बच्चा, अब थोड़े पूरे यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप के देश हम ऑलरेडी देख रहे हैं अपनी हिस्ट्री की किताब में, फ्रांस बहुत अमीर था, रशिया बहुत अमीर था। तो यूरोप के देश हमेशा से क्या रहे हैं? बहुत ज्यादा अमीर रहे हैं, बहुत रॉयल रहे हैं। तो यूरोप पूरी दुनिया में एक तरीके से क्रेडिटर की तरह जाना जाता था। क्रेडिटर का मतलब पैसा देने वाले लोग। भैया दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो उधारी देते हैं, एक जिनके पास कम पैसा होता है वो उधारी लेते हैं। तो यूरोप के मोस्टली देश पैसा देने वालों में, उधारी देने वालों में काउंट होते थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद उनका इतना नुकसान हो गया कि वो लोग डेटर बन गए। डेटर का मतलब क्या है? अब उनको पैसे की जरूरत पड़ने लगी। अब पैसा मांगे किससे? जब यूरोप के पास ही पैसा नहीं है तो पैसा देगा कौन? इंडिया जैसे देशों को तो वैसे ही ब्रिटेन जैसे देश लूट के चले गए थे, तो पैसा देगा कौन? पैसे देने के लिए आगे आता था यूएसए। तो यूएसए का बहुत भला हुआ पहले विश्व युद्ध के पास, तो उसके पास बहुत पैसा था, तो वो यूरोप को भी बहुत मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया करता था, और वो बाकी कंट्रीज को तो देता ही था। तो बहुत ह्यूमिलिएशन फील किया यूरोप ने। यूरोप में भी स्पेशली जर्मनी के लोगों को बहुत नीचा दिखाया जाता था। इंटरनेशनल मीडिया में बोला जाता था कि जर्मनी की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, जर्मनी इज अ रॉन्ग कंट्री, जर्मनी की वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ, बच्चे जो है अनाथ हो गए, फलाना ढिमकाना, राइट। तो बहुत ह्यूमिलिएशन था जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी बहुत गरीब हो गया था और जर्मनी पे पूरा वॉर का गिल्ट डाल दिया गया था। अब इस वक्त पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स बन गए बच्चा कि जर्मनी की सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक, जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, जिन्हें सही में लग रहा था कि यार डेमोक्रेसी की वजह से जर्मनी में पीस आ जाएगा। दूसरे, जो जर्मनी में डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था ये एलाइज का थोपा हुआ प्लान है, राइट। तो जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे वो थे मोस्टली एससीडी, यानी कि सोशलिस्ट लोग हो गए। जैसे कि रशिया में सोशलिस्ट थे, उन्हें डेमोक्रेसी वहां पे भी चाहिए थी, उन्हें जर्मनी में भी चाहिए थी, राइट। कम्युनिस्ट लोग हो गए या डेमोक्रेट्स हो गए। तो ये लोग जो थे ये कह रहे थे कि यार ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी को मौका देके देखो, क्या पता अच्छी चल जाए। राजा साहब तो वैसे ही भाग गए हैं, क्या पता डेमोक्रेसी अच्छी चल जाए। लेकिन इन्हें बाकी जर्मन लोग क्या बोलते थे? नवंबर क्रिमिनल्स बोलते थे। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोलते थे, मैं आपको बताती हूँ। तो जर्मनी ने घुटने जब टेके थे ना पहले विश्व युद्ध में, वो नवंबर का महीना था बच्चा। तो लोगों का ऐसा मानना था, कई सारे पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त लोगों का ऐसा मानना था जर्मनी में कि अगर जर्मनी ने घुटने नहीं टेके होते तो क्या पता हम पहला विश्व युद्ध जीत ही जाते, है ना। ऑब्वियसली सब लोग सोचते हैं कि हमारा देश ही जीतेगा लड़ाई में। जर्मनी में कई सारे देशभक्त लोग ये मानते थे कि नवंबर में अगर घुटने नहीं टेके होते तो जर्मनी जीत जाता। लेकिन जो लोग सपोर्ट करते थे कि अच्छा हो गया घुटने टेक गए, जर्मनी का भला हो गया, वरना और बहुत सारे लोग मारे जाते, राइट। तो उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे ये सेंटिमेंट बन गया कि जिन लोगों को ये थोपी हुई डेमोक्रेसी पसंद आ रही है ना, ये वही लोग हैं जिन्हें जर्मनी के घुटने टेकना भी पसंद आया था। सो दे आर नवंबर क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पीपल अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड पीपल विद द डेमोक्रेसी आपस में आई टू आई देखते ही नहीं थे, राइट। अच्छा, अब मीडिया की बात करते हैं। अब पहले विश्व युद्ध के बाद आप ना बहुत सारी चीजें आज के जमाने से रिलेट कर पाओगे। आज भी आप देखते हो, चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहां पे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, राइट। देश में और भी बहुत लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, फैशन ब्लॉगर्स होते हैं, और हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में सब लोग इक्वल होने चाहिए। लेकिन आप फिर भी देखते हो कि सोल्जर्स को बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत अलग सा ओहदा दिया जाता है, राइट। ये सारी जो ट्रिकरी है ना, ये शुरू हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद से। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद से पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में सोल्जर्स को नॉर्मल सिटीजन से ऊपर रखे जाने लग गया। आदमियों को ये सिखाने लग गए लोग कि यार तुम्हें तो आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, हर अच्छे आदमी को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, अग्रेसिव बनना चाहिए, गुस्सैल बनना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, मैस्कुलिन बनना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए। इस टाइप का प्रोपेगेंडा पूरे यूरोप में चलने लग गया। इनफैक्ट जर्मनी जैसे कंट्रीज में
ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करके दिखाने लग गए। ट्रेंचेस क्या होते हैं बच्चा, आपने कोई भी देशभक्ति की मूवी देखी हो, इंडिया में भी देखी हो, तो उसमें ना जमीन को खोद खोद के पतली पतली गलियां बनाते हैं जमीन में, ताकि दुश्मन हमें देख ना पाए और हमें गोली ना लग पाए। तो हम उसमें से छुप छुप के वार करते हैं। ऐसे गलियां होती हैं, पतली पतली गलियां बनाते हैं और सोल्जर्स यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ से बंदूकों से वार करते हैं एनिमी पे, राइट। तो उन पतली पतली गलियों को ट्रेंचेस बोला जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सोल्जर्स की वो जो लाइफ है वो बहुत हंकी डोरी होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है ट्रेंचेस में लाइफ। कभी भी आपको गोली लग सकती है, कभी भी आप पे बॉम्ब आ सकता है, कभी भी आप विकलांग हो सकते हो, राइट। लेकिन उस जिंदगी को बहुत ही ग्लोरीफाई करके जर्मनी में या यूरोप के देशों में दिखाने लग गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि भैया ये लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, प्राइड की लाइफ है, ये तो इसी में ही अच्छा है, देशभक्त हो तो तुम्हें यही करना चाहिए, राइट। तो अग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा चलने लग गया जर्मनी में। लोग उसके बाद इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाने लग गए कि हम पहले विश्व युद्ध में जो हमारे साथ ह्यूमिलिएशन हुआ है हम उसका बदला लेके रहेंगे। नेशनल ऑनर की बातें होने लग गई कि अगर तुम देश को अपना मानते हो तो तुम्हें देश के लिए मर मिटना चाहिए। इस टाइप की बातें मार्केट में फैलने लग गई। अब पॉलिटिक्स में भी रेडिकलाइजेशन हो रहा था। रेडिकलाइजेशन का मतलब कुछ लोग डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग डेमोक्रेसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी वो स्पार्टकस लीग से आई। स्पार्टकस लीग का मतलब कुछ लोग थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें तो नवंबर क्रिमिनल्स बोल दिया। जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे उन्हें स्पार्टकस लीग का पार्ट बोल दिया। स्पार्टकस लीग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी डेमोक्रेसी के खिलाफ, राइट। ये वो लोग थे जो डेमोक्रेसी को हटा के सोवियत टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे, यूएसएसआर यानी कि रशिया टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे, जहां पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है। लेकिन जर्मनी में जो डेमोक्रेसी थी, जो वीमर रिपब्लिक थी, जो लीडर्स थे, उन्होंने कुछ ना कुछ करके उन्होंने क्या किया, स्पार्टकस लीग को हराया। अब आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिससे स्पार्टकस लीग को हराया गया था। वीमर रिपब्लिक ने ओल्ड वेटरन सोल्जर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बना के स्पार्टकस लीग को हटाया था। आपको मुझे उसका नाम कमेंट में बताना है। बट एनीवे अभी आपको समझ आया कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट एक दूसरे के आड़े आ गए। सोशलिस्ट वो लोग हैं जिन्हें डेमोक्रेसी पसंद आ रही है, कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आए, एक तरीके से डेमोक्रेसी हट जाए, रशिया जैसी हम सरकार बनाए। तो अभी तक तो हमने क्या क्या समझा कि जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बुरा हुआ, जर्मनी पे क्या क्या चीजें थोपी गई, वहां की पॉलिटिक्स कैसी दिखती थी, वहां की मीडिया कैसे दिखती थी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी का मतलब कि देश में एम्प्लॉयमेंट थी, पैसा था कि नहीं था, राइट। सो इकोनॉमिक क्राइसिस आई बच्चा 1923 में। जर्मनी पे डाल दिया गया था वॉर रेपरेशन का गिल्ट कि जितना पहला विश्व युद्ध में एलाइज ने जो भी कुछ खोया है वो सब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। ऊपर से जर्मनी के पास खुद का पैसा था नहीं, जर्मनी का जितना सोना है वो सब जर्मनी से लूटपाट लिया गया था। तो जर्मनी के पास एक्चुअली पैसे ही नहीं थे एलाइज को देने के लिए, और उनके डेवलपमेंट के लिए जर्मनी को बल्कि पैसे चाहिए थे, कि जर्मनी को लोन की जरूरत थी, ना कि उसके पास पैसे चुकाने के लिए पैसे थे, राइट। तब जो है जर्मनी की हेल्प करने आया यूएसए आ गए। और यूएसए भी कोई दोस्त बन के नहीं आया था। यूएसए को पता था भैया जर्मनी से अगर पैसे लेने हैं तो जर्मनी के पास पहले पैसे होने तो चाहिए, तो उसने सोचा यार लोन दे देते हैं जर्मनी को, जर्मनी उससे डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा तो पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तो हमारे पैसे भी वापस करेगा, हमारा लोन भी वापस करेगा, राइट। लेकिन बाकी जो देश थे एलाइज के वो जर्मनी से इतना काइंड नहीं थे। जैसे फ्रांस, जब फ्रांस का पैसा देने से जर्मनी ने मना किया तो वो उसका एक और शहर लेके चला गया जिसका नाम था रूर। अब रूर में भी बहुत कोयला होता था। अब वैसे ही जर्मनी के पास पैसा नहीं है, आप राइनलैंड ले चुके हो, रूर भी आपने ले लिया, तो जर्मनी बहुत ही एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया था 1923 तक आते आते। उससे पहले जितना पैसा था उसने देने की कोशिश की, 1923 तक तो उसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं रहा। तो यूएसए की एंट्री मारने से पहले, यूएसए की मदद के हाथ से पहले जर्मनी ने सोचा यार कोई भी नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि यार अगर देश में पैसा नहीं है तो ज्यादा पैसा छाप लो, ज्यादा पैसा छाप लो, देश के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन इकोनॉमी ऐसी नहीं चलती बच्चा। जर्मनी ने भी यही गलती की। जर्मनी के पास जब पैसा नहीं था तो जर्मनी ने खूब सारा पैसा छापना शुरू कर दिया, और उस वक्त जर्मनी के पैसे को बोला जाता था मार्क। जैसे इंडिया में रुपया बोला जाता है, वहां पे जर्मनी के पैसे को बोला जाता था मार्क। तो उसने कई सारा पैसा छापा। जैसे ही पैसा छापा वैसे ही उसके पैसे की वैल्यू जो है घटनी शुरू हो गई। आप जानते हो जैसे एक इंडियन रुपी 1 यूएस डॉलर 90 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। तो हम हर करेंसी की वैल्यू लगाते हैं यूएस डॉलर के साथ। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया का सबसे
सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी रहा है। पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो चाहे कुछ भी रहा हो, यूएस डॉलर की जो वैल्यू है दुनिया में नहीं घटी है। तो हम हर करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब जर्मनी ने अपना पैसा ज्यादा छापना शुरू किया तो जर्मनी के मार्क की वैल्यू इतनी ज्यादा घट गई कि एक यूएस डॉलर का मतलब होता था 24,000 26,000 जर्मन मार्क। तो सोचो उसकी वैल्यू कितनी घट गई, राइट। तो जब वैल्यू घट जाती है पैसे की, तो अगर आपको एक ब्रेड का पीस भी खरीदना है तो आपको पता है कार्ट में पैसा लेके जाना पड़ता था। कार्ट में, थैलियों में लोग पैसा लेके जाते थे दूध की थैली खरीदने, राइट। तो इतनी पैसे की वैल्यू घट गई थी। मार्केट में हो गया था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी नहीं हो गया था, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब नॉर्मल चीजों के प्राइसेस 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे आप हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपका चावल आ रहा है 50 मार्क का, 50 मार्क का 1 किलो चावल आ रहा है, लेकिन अभी वही चावल जो है आपका 105 मार्क का आने लगा है। 50% से ऊपर का बढ़ जाए वो, ये तो 100% से ऊपर बढ़ गया, 75 मान लो, 75 मार्क का आने लगे तो फिर आप उसे बोल दोगे कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। तो मार्केट में हो गई थी जर्मनी की हाइपर इन्फ्लेशन। सामान के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, लोगों के पास जॉब्स थी नहीं, लोगों के पास पैसा था नहीं, जर्मनी की करेंसी की जो वैल्यू है वो और घटती जा रही थी। उससे बाहर निकलने के लिए जर्मनी और पैसा छापता था और ये सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही थी, बिगड़ती ही जा रही थी। तब आया सामने यूएसए। यूएसए ने बोला चल कोई नहीं भाई, मैं तेरी मदद करता हूं। यूएसए ने बनाया बच्चा एक डाविस प्लान। डाविस प्लान डाविस नाम के इंसान ने बनाया था, यूएसए में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, यूएसए देता था थोड़े थोड़े मनी, शॉर्ट चंक्स ऑफ मनी, यानी कि स्मॉल स्मॉल लोन्स देता था जर्मनी को। जर्मनी उस पैसे को लगा के अपनी डेवलपमेंट करता था और डेवलपमेंट करने के बाद जो पैसा निकलता था उससे वो थोड़ा थोड़ा पैसा एलाइज को वापस करता रहता था और ये साइकिल चलता रहता था। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको समझाने के लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया है कि यूएसए शॉर्ट टर्म लोन्स देता था जर्मनी को, जर्मनी डेवलपमेंट करता था, जर्मनी एलाइज को पैसे देता था और वो एलाइज जो है बाद में क्या करते थे, यूएसए को पैसा देते थे, क्योंकि यूएसए से उधार सबने लिया हुआ था। यूएसए से उधार जर्मनी ने भी लिया हुआ था, फ्रांस ने भी लिया हुआ था। मैंने बताया ना यूरोप जो है क्या बन गया था, डेटर बन चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी के ऊपर ज्यादा कर्जा था लेकिन फ्रांस के ऊपर, यूके के ऊपर भी कर्जा था। मजे किसके आ रहे थे, मजे आ रहे थे यूएसए के। तो ये मजे चले कुछ साल, ये मजे चले 1923 से 1928 तक सब कुछ स्टेबल रहा। लेकिन फिर आया 1929 में यूएसए की हालत हो गई टाइट। यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे का है ना, लेकिन यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है उसे बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होता है बच्चा, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उसके जो शेयर्स होते हैं वो आपको स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिलते हैं। जब बड़े बड़े बिजनेसेस फेल होंगे तो यानी कि स्टॉक मार्केट भी फेल होगा। जब बड़े बड़े बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट फेल होंगे मतलब कि लोगों का पैसा डूबेगा। अब लोगों के पैसे ही तो देश का पैसा बनाते हैं। देश के पास अपने तो कोई पैसे नहीं होते, लोगों का पैसा मतलब देश का पैसा। तो जब लोगों का पैसा डूब रहा है तो देश के पैसे डूब रहे हैं, और जब देश के पास पैसे नहीं होंगे तो वो उधारी थोड़ी देगा, वो तो अपने लोगों का ख्याल रखेगा। तो वही हुआ, यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब क्रैश किया तो यूएसए में आ गया इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब यूएसए वो टाइटैनिक थी, यूएसए वो बड़ी मछली थी जिसपे सारी छोटी मछलियां डिपेंडेंट थी। तो जब बड़ी मछली की तबीयत खराब हुई तो छोटी मछलियों की भी तबीयत खराब होने लग गई। भैया यूएसए में लोगों के पास पैसा नहीं था, फार्मर्स के पास पैसा नहीं था, एक्सपोर्ट्स खत्म होने लग गए थे, फैक्ट्रीज बंद होने लग गई थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, नेशनल इनकम जो है यूएसए की देखते ही देखते आधी हो गई थी। तो यूएसए ने दे दिया भैया, बंद कर दिया उन्होंने उधार देना, और पूरे यूरोप में आ गई इससे क्राइसिस। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ था अमेरिका से, लेकिन पूरी दुनिया में इसके रिजल्ट देखने को मिले थे। ये आप जो है क्लास 10th में आप इंडिया पे भी क्या इसका रिजल्ट आया वो भी पढ़ोगे, तो पूरी दुनिया पे आया था। इसलिए यूएसए इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यूएसए में अगर इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो पूरी दुनिया में उसके रेपरकशंस देखने को मिलते हैं, रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो पूरे यूरोप में भी देखने को मिले, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी सारी कंट्रीज की हालत टाइट थी। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी हालत टाइट थी, ऑब्वियसली जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट था, यूएसए पे डिपेंडेंट था। तो जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो अच्छा खासा चल रहा था डाविस प्लान की वजह से, वो 40% पे आके अटक गया। 60% क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, कोई जॉब्स नहीं थी जर्मनी में। 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। आप नॉर्मल सड़कों पे उस वक्त जर्मनी में चलते तो आपको लोग प्ले कार्ड लेते हुए, गत्ते की दफ्ती लेते हुए इधर उधर दिख जाते कि भैया हमें कोई भी जॉब दे दो, हम कर लेंगे, बस हमें पैसे दे दो, 2 वक्त की रोटी दे दो। इस कदर जर्मनी की हालत खराब हो गई थी। क्राइम बढ़ गया था, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लूटपाट मचाएंगे, राइट। तो क्राइम जर्मनी में बढ़ गया था, लोगों को लग रहा था कि अब प्रोलिटेरियनाइजेशन हो सकता है।
प्रोलेटेरियनाइजेशन का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा गरीबी, अटर पावर्टी, मतलब जहां खाने के वांदे हैं, ठीक है, तो लोगों को लग रहा था कि खाने के वांदे हो जाएंगे, हंगर हर जगह देखने को मिल रहा था, औरतों के पास इतना भी खाना नहीं था कि वो अपने बच्चों को खाना खिला पाए, औरतें जो हैं खुद इतनी माल नरिष्ट हो गई थी कि वो अपने बच्चों को मिल्क भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी। तो ये थी जर्मनी की हालत। चाहे फार्मर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे सर्विस पीपल हो, सब लोगों की हालत खूब टाइट थी। बस 2-4 वर्कर्स जिन्होंने यूनियन बना के एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश की, उन वर्कर्स का भला हुआ। बाकी ओवरऑल पूरी जर्मनी में डिस्पेयर था। डिस्पेयर मतलब कि सैडनेस थी, डर था कि कल को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को बच्चे भूखे सोएंगे कि खाना खा के सोएंगे। और एक ऐसी स्थिति में जब देश की ये हालत होती है, तब देश क्या करता है? देश अपनी गवर्नमेंट से गुहार लगाता है कि भैया गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करके दे, हमारी सरकार हमारी हालत सुधार के दे। लेकिन वीमर रिपब्लिक, जो ऑलरेडी जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, जर्मनी में वीमर रिपब्लिक को कोई पसंद नहीं करता था, उसके बस की ही नहीं थी जर्मनी की हालत सुधारना। वीमर रिपब्लिक खुद ही बहुत फ्रेजाइल थी, खुद ही बहुत नाजुक थी, डेमोक्रेसी जर्मनी में अनस्टेबल थी, बात बात पे वहां का पार्लियामेंट दोबारा से इलेक्ट होता था, लॉन्गेस्ट पार्लियामेंट जो है वहां पे 239 डेज तक चला था। सोचो, एक साल से पहले ही लंबा, ये सबसे लंबा पार्लियामेंट है। वरना क्या होता था? पार्लियामेंट हर 2 महीने बाद दोबारा से बनता था, हर 2 महीने बाद दोबारा से बनता था, किसी को निकाल देते थे, कोई रिजाइन कर देता था, इस टाइप का माहौल था। तो वहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल बिल्कुल नहीं थी, लीडर स्टेबल नहीं थे, और जब डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है तो वो लोगों का क्या भला करेगी। साथ में आर्टिकल नंबर 48 था वहां के जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मतलब ये था कि प्रेसिडेंट जब चाहे इमरजेंसी घोषित कर सकता है, और प्रेसिडेंट जो है आपके सिविक राइट्स, जो भी आपके सिविक राइट्स जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में वहां के सिटीजन्स को सिविक राइट्स मिलते हैं, तो वो सारे सिविक राइट्स उनसे कभी भी छीने जा सकते हैं। और प्रेसिडेंट जब भी उसे लगता था सरकार पे कोई आंच आने वाली है, वो आर्टिकल नंबर 48 इन्वोक कर देते थे, और उसकी वजह से क्या होता था? जर्मनी में और हाहाकार मच जाता था। साथ में जर्मन पार्लियामेंट जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बनता था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, मान लो कंट्री में 50 लोग जो हैं ज्यू हैं, 100 लोग जो हैं आर्यन हैं, 30 लोग जो हैं जिप्सीज हैं, तो जिसके जितने लोग हैं उसके उतने मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। 100 लोग हैं तो यहाँ से 10 बन गए, हर 10 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। तो 100 लोग हैं तो 10 मिनिस्टर, यहाँ 50 लोग हैं तो 5 मिनिस्टर, 30 लोग हैं तो यहाँ पे 3 मिनिस्टर। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में वैसे बहुत अच्छी चीज है, इंडिया में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना बहुत मुश्किल चीज होती है अचीव करना। तो वीमर रिपब्लिक में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से और इंस्टेबिलिटी आती थी, और इस डेमोक्रेसी से बिल्कुल भी जर्मनी की हालत सुधारी नहीं जा रही थी। और उस वक्त जर्मनी को चाहिए था एक मसीहा। जैसे इंडिया में जब अत्याचार बहुत बढ़ गया था अंग्रेजों का, तो हमें मसीहा चाहिए था जो आया था गांधी जी के रूप में, वैसे जर्मनी को जो मसीहा चाहिए था वो उन्हें लगा हिटलर के रूप में आया है, पर उन्हें क्या पता था ये मसीहा नहीं है, द डेविल इज वॉकिंग इनटू देयर होम। अच्छा चलो हिटलर की बात करते हैं। बहुत कम लोगों को दुनिया में पता है कि अडोल्फ हिटलर जर्मनी का था ही नहीं। अडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया का सिटीजन था, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी इतने बेस्ट फ्रेंड्स थे कि ऑस्ट्रिया के लोग जर्मनी को भी अपना देश ही मानते थे। तो अडोल्फ हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, बहुत गरीब घर में। इसके घर में बिल्कुल पैसा नहीं होता था, और ये पढ़ाई में ठीक ठाक था, पेंटर बनना चाहता था, इसने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन इसे फिर बाद में समझ आया कि इसका पेंटर बनके कोई भी स्कोप नहीं है, इसकी पेंटिंग बिक नहीं पाती थी। फिर इसने क्या किया, फाइनली गरीबी से पीछा छुटाने के लिए, अपनी फैमिली से इसकी पटती नहीं थी, स्पेशली जो इसके पापा से इसकी बिल्कुल नहीं पटती थी, तो उनसे पीछा छुटाने के लिए इसने क्या किया, आर्मी में एडमिशन लेने की कोशिश की। अब जर्मनी ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था आर्मी में, लेकिन अडोल्फ हिटलर तो कहां का था, ऑस्ट्रिया का था। लेकिन इसे बाई चांस, लक की वजह से, किसी तरीके से कोई गलती हो गई और इसे क्या मिल गया, जर्मनी की आर्मी में एंट्री मिल गई। तब से ये अपने आप को जर्मनी बोलने लग गया कि भैया मैं तो जर्मनी का ही हूं, लेकिन था ही कहां का, ऑस्ट्रिया का था। अब ये आर्मी में एंटर हुआ मैसेंजर बनके। उस जमाने में फोन नहीं होते थे बहुत ज्यादा, तो ये लोग क्या करते थे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेके जानी होती थी वॉर के वक्त, तो मैसेंजर्स होते थे कुछ जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते थे। तो ये मैसेंजर बन गया। इसे 2 बार चोट लगी। जब इसे पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चोट लगी तो ये हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से 2-4 महीने में वापस आ गया। जब दूसरी बार चोट लगी तो इसे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी, थाई पे चोट लगी थी, थाई होती ना पैर की, वहां पे चोट लगी थी। और जब तक ये वापस आता तब तक जो है जर्मनी ऑलरेडी घुटने टेक चुका था। तो इसे लगा
यार, क्योंकि मैं चला गया, मेरे को चोट लग गई थी तो मैं अपने देश को बचा नहीं पाया, मेरी वजह से जो है जर्मनी हार गया। इसने बिल्कुल ना बात दिल पे ले ली कि जर्मनी मेरी वजह से हारा और अब जर्मनी के साथ जो जो गलत हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसने आने के बाद 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। 1919 में हिटलर भाई साहब ने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया कि अब मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूंगा, राइट। थोड़े ही दिनों में, इतना इतना लकी इंसान था, थोड़े ही दिनों में ये पार्टी का हेड बन गया। जैसे ही पार्टी का हेड बना, इसने पार्टी का नाम चेंज करके कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में यही पार्टी हिटलर की नाजी पार्टी के नाम से जाने लग गई, ठीक है। सोचो, ये पार्टी जो है सोशलिस्ट लोगों की थी और इसे खुद को जो है कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग कोई बहुत पसंद नहीं आते थे। तो कितना आयरनिक है, ये पार्टी में घुसा डेमोक्रेसी के नाम पे, ये पार्टी में घुसा सोशलिज्म के नाम से, लेकिन अभी देखो ये जर्मनी के साथ क्या क्या करने वाला था। तो धीरे धीरे 1919 में इसने पार्टी ज्वाइन की थी। 1923 में इसने ट्राई किया कि जर्मनी का जो एक सिटी था जो उससे छीन लिया गया था, बवेरिया नाम का, बहुत खूबसूरत सिटी है, बवेरिया में दोबारा से कंट्रोल कर लूं। इसने वॉर की बवेरिया को बचाने के लिए, लेकिन ये हार गया, इसे जेल में डाल दिया गया। चलो कोई नहीं, जेल से वापस आया, तब तक इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। 1929 से 32 तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चला। जेल से जस्ट वापस आने के बाद, इकोनॉमिक डिप्रेशन के शुरू होने से जस्ट पहले जर्मनी में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होते रहते थे, बार बार नया नया पार्लियामेंट बनता था। जब इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी कोई तब तक फेमस नहीं थी, हिटलर कोई तब तक फेमस नहीं था। उस इलेक्शंस में इसे सिर्फ 2.6% वोट्स मिले, मतलब कि तब तक जर्मनी के लोगों को ना तो हिटलर पसंद था, ना तो हिटलर के बारे में मालूम था, राइट। लेकिन इस टाइम पीरियड को, 1929 के 1932 तक के पीरियड को हिटलर ने इस कदर यूज किया, क्योंकि तब जो है लोगों के पास खाने के भी वांदे थे, तो लोगों को मसीहा चाहिए था, और हिटलर ने अपने आप को पोजीशन कर दिया कि मैं ही मसीहा हूं तुम्हारा, मेरी तो तुम्हें पूजा करनी चाहिए, अगर तुम मुझे जिताओगे तो देखो मैं जर्मनी का कैसे काया पलट करता हूं। और उन्हीं फेक प्रोमिसेस पे हिटलर जो है जीत गया, क्योंकि जब 1932 के इलेक्शंस हुए, देखो 4 साल के अंदर यहाँ पे 2.6% वोट मिले। 4 साल के अंदर हिटलर ने ऐसा प्रोपेगेंडा बचाया कि नाजी पार्टी को मिले 37% वोट, और वो जर्मनी में बन गई लार्जेस्ट पार्टी। क्या बन गई भाई? लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अब लोगों को लगा हिटलर ही वो मसीहा है, क्योंकि हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, कुछ भी बोलो भाई, स्पीचेस बहुत अच्छी देता था, बातें ऐसी करता था कि आपको लगता था कि देश तो यही बचाएगा। पैशनेट लीडर था, खराब इंसान था, इविल इंसान था, लेकिन पैशनेट बहुत था, पूरी शिद्दत से करता था जो करता था, राइट। तो उसके जो पैशन है उसकी स्पीचेस में लोगों को दिखाई देते थे, और लोग जो है हिटलर से काफी प्रभावित होने लग गए थे। और उसका तरीका भी बाकी लीडर्स से बहुत अलग था। ये क्या करता था? बड़े बड़े वादे करता था, ये लोगों को बोलता था, खुद ही सोचो, ऐसा देश जो पहले विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है, कोई भी जर्मन आदमी अगर उस वक्त दुनिया में घूमने जाता था ना, उसे गंदी नजरों से देखते थे, आए हाय तुम तो जर्मनी से हो, तुम्हारी वजह से पहले विश्व युद्ध हुआ था, राइट। तो लोगों को ह्यूमिलिएशन फील होता था। अब ऐसे देश को कोई लीडर आके बोले कि अगर तुम मुझे जिता दोगे तो मैं तुम्हारा सारा ह्यूमिलिएशन खत्म कर दूंगा, तुम्हारे देश को बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, तुम सबको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तुम्हारा बदला लूंगा, दुनिया ने तुम्हारे साथ जो जो गलत किया है मैं उसका बदला लूंगा, तो लोगों को ऑब्वियसली वो लीडर जो है अट्रैक्टिव लगने लगेगा। साथ में इसका कुछ अलग तरीका था, इसने अपना नया झंडा बना लिया था, उस पर ऐसे उल्टा स्वास्तिक था। उल्टा स्वास्तिक बाद में जाके दुनिया में नाजिज्म का प्रतीक बन गया भैया, राइट। ये जो है नया तरीका का सल्यूट कराता था, नया तरीका का हैंडशेक कराता था कि भैया अगर तुम मेरे सपोर्टर हो तो तुम नॉर्मल हैंडशेक करना बंद करो, तुम इस तरीके का हैंडशेक करना बंद करो। बाद में जाके उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को मौतों के घाट उतारा गया, वो मैं आगे कहानी में बताती हूँ। एनीवे, रैली करता था, स्पीचेस करता था, इसके स्पीचेस में करोड़ों लोग आया करते थे, और इसका जो ताली बजाने का तरीका है, जो सल्यूट करने का तरीका है, वो सब कुछ बहुत ही अलग था। तो एक तरीके की कल्ट फॉलोइंग बना रहा था। कल्ट फॉलोइंग, आप देखते हो कि जो भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, उनका एक कोई हुक स्टेप होता है, कोई ऐसी बात होती है जो सिर्फ उस एक्टर से, उस म्यूजिशियन से आप जो है क्या करते हो, एसोसिएट करते हो। जैसे ऐसे दिल बनाने का तरीका, कुछ ऐसे करने का तरीका, बहुत सारे लोगों का अपना कुछ एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो हिटलर ने भी अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बना लिया था, और उसके सारे फॉलोअर्स उस सिग्नेचर स्टाइल को क्या करते थे? फॉलो करते थे। एंड हिटलर ने सोच लिया था कि अब जर्मनी का बदला मैं दिलवा के लूंगा, ठीक है। तो बच्चा 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट्स का, 2 मिनट्स में मैं आती हूं, एंड वी विल टेक द चैप्टर फ्रॉम हियर, ठीक है।
बोलते बोलते गला सूख जाता है तो पानी पीना पड़ता है। अच्छा, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बैठे, उन्हें लग रहा है कि मेरा नाम याद रहेगा, तुम्हें चैनल याद रहेगा, वीडियो अच्छी लग रही है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल गए, उन्हें मैं बता दूं मेरा नाम शुभम पाठक है। मैं क्लास 9th को इस चैनल पे पढ़ाती हूँ, क्लास 10th का अलग चैनल है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो गुम हो जाएगी और बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे, तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिटलर भाई साहब कहाँ तक पहुंचे थे अपन पहुंच गए थे कि हिटलर घुस गए हैं जर्मनी में, फेमस होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, मसीहा बन गए हैं लोगों का। अब इनको डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करनी थी, तो जब लार्जेस्ट पार्टी आप बन जाते हो तो लार्जेस्ट पार्टी के हेड को हमारे यहाँ क्या बनाया जाता है, हमारे यहाँ बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से वहां की डेमोक्रेसी में, जर्मन डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, चांसलर का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी का हेड था तो उसे बनाया गया चांसलर। अब चांसलर की जो सेरेमनी होती है, जैसे हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं, राइट, वैसे ही वहां पे चांसलर की जो सेरेमनी है होती है वो वहां के प्रेसिडेंट कराते हैं। तो जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को क्या बना दिया, हिटलर को वहां का चांसलर बना दिया। अब देखो कार्यक्रम देखो, अभी 30 जनवरी का टाइम है, अगले ही महीने पार्लियामेंट में, रीचस्टैग में, वीमर रिपब्लिक में एक आग लग जाती है, जिस आग में कोई जलता तो नहीं है लेकिन वो आग इतनी भयानक लगती है कि हिटलर को मौका मिल जाता है। मिस्टीरियस आग, कोई पता ही नहीं लगा पाया कि वो आग लगवाई कैसे। देयर आर थ्योरीज जो बोलती है कि वो आग हिटलर नहीं लगवाई थी, लेकिन उस आग के लगने के बाद हिटलर को मौका मिल जाता है कि हिटलर जर्मनी को बोले कि यार हमारे देश के पीस पे, हमारे देश के लीडर्स पे खतरा है, तो जब तक हम दुश्मन का पता नहीं लगवा लेते तब तक जो है फायर डिक्री लागू की जा रही है देश में। तो फायर के नाम पे, मिस्टीरियस फायर के नाम पे 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने पास कर दिया फायर डिक्री। फायर डिक्री के अकॉर्डिंग लोगों के सारे सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। अब आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लीडर्स के खिलाफ बोल नहीं सकते, न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, मीडिया नहीं चल रहा है, टीवी पे न्यूज नहीं आ रही है, सारे के सारे सिविक राइट्स आपके सस्पेंडेड है। तो हिटलर कुछ भी कर सकता है और वो लोगों के आगे आएगा ही नहीं। और हिटलर ने किया, हिटलर ने सबसे पहले अपने जानी दुश्मन यानी कि कम्युनिस्ट लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के मरवाने की कोशिश की, और उसने बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को मरवा भी दिया। कई लोग तो भाग के चले गए जर्मनी छोड़ के, जो लोग हत्थे लगे उसे उसने मौत के घाट उतार दिया। तो फायर डिक्री, लोगों को लग रहा था फायर डिक्री देश को प्रोटेक्ट करने के लिए की जा रही है, लेकिन पीछे से क्या काम चल रहा था, पीछे से चल रहा था अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने का। उसके बाद आया बच्चा पार्टी इनेबलिंग एक्ट, 1933 का इनेबलिंग एक्ट दुनिया का आज तक का सबसे खराब लॉ है। इनेबलिंग, नाम से देखोगे तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। इनेबल करने का मतलब होता है मदद करना, नाम से लग रहा है हिटलर हमारी मदद करने वाला है। क्या हिटलर मदद कर रहा था? देखो जरा, डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी में। इससे पहले डेमोक्रेसी थी, अब वो डिक्टेटर बन के बैठ गया। डिक्टेटर बच्चा वो इंसान होता है जो पूरे देश को काबू में कर लेता है और किसी और की कोई बात नहीं सुनता है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, लोगों की बात चलती है, ऑपोजिशन पार्टीज की बात चलती है, लेकिन हिटलर ने जर्मनी को बना लिया डिक्टेटरशिप। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हिटलर की पार्टी को छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी ट्रेड यूनियन, सारी वर्कर एसोसिएशन, सबको उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, ताकि उसके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठाए। अपने आप को और ज्यादा पावर दे दी। चांसलर था, चांसलर को उसने और ज्यादा पावर दे दी। कंट्रोल करना शुरू हो गया, मीडिया को कंट्रोल कर दिया। मीडिया वही बोलती थी जो हिटलर चाहता था। पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर ही रहा था, वन पार्टी सिस्टम बना दिया था डेमोक्रेसी को, राइट। इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा था, जिसको चाहता था जॉब से निकाल देता था, जिसको चाहता था जॉब दे देता था। जुडिशरी को, न्याय को भी अपने हाथ में ले लिया। तो अगर लोग जुडिशरी का दरवाजा खटखटाते थे कि भैया हमें न्याय दे दो, हिटलर हमारे साथ गलत कर रहा है, तो जुडिशरी भी उनकी बात नहीं सुनती थी। और नहीं तो पूरे देश में उसने अलग अलग तरीके की पुलिस बनानी, अलग अलग तरीके की फोर्स बनानी शुरू कर दी। स्पेशल सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है लोगों पे निगरानी रखना। डेमोक्रेसी में अगर ज्यादा निगरानी रख रहे हो आप लोगों पे, मतलब आप लोगों की प्राइवेट स्पेस को इन्वेड कर रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग, राइट। लेकिन हिटलर को उससे कोई मतलब नहीं था, उसने स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बना रखी थी। लोगों को लगता था हमारी मदद कर रहा होगा, हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है हमारा चांसलर, लेकिन नहीं, वो तो लोगों पे नजर रख रहा था। अलग अलग तरीके की जेस्टापो नाम की पुलिस थी जो सबसे ज्यादा खराब पुलिस बनाई थी उसने। फिर एसएस नाम की पुलिस थी जिसे प्रोटेक्शन स्क्वाड बोला जाता है। बच्चा इनकी जो फुल फॉर्म है वो जर्मन भाषा में है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम चाहो तो गूगल कर सकते हो, बट पेपर में आएगा तो तुम सिर्फ एसएस लिख दोगे तो पूरे ही नंबर मिलेंगे। एसएस, जेस्टापो, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, ये सारी पुलिस के अलग अलग काम होते थे। कौन क्या कब कहां कैसे कर रहा है,
सारी चीजें हिटलर को पता होती थी। तो नाजी जर्मनी हिटलर के राज में बन गया दुनिया का सबसे ड्रेडफुल क्रिमिनल स्टेट। आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज के साथ बहुत कुछ बुरा किया जाता है, लेकिन जितना बुरा नाजी जर्मनी में हिटलर के राज में हो रहा था उतना पूरी दुनिया में अभी तक कोई कुछ कहीं पे हुआ नहीं है। वो क्या करता था, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था, जो भी उसे बुरा लगता था, वो उसे डिटेन करता था, मतलब पुलिस कस्टडी में पकड़ के लाती थी। जस्तापो के टॉर्चर चेंबर, जैसे जेल होते हैं वैसे जस्तापो के टॉर्चर चेंबर हुआ करते थे, वहां भेजा जाता था, वहां पे कुछ दिन रखा जाता था। उसके बाद हिटलर वहां से अपने दुश्मनों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज देता था, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भैया किसी ने कोई गलती की है तो उसे पनिशमेंट दो, उसे जेल में डालो, उसे जज के सामने पेशी करो, न्याय होने दो। लेकिन नहीं, हिटलर के राज में कोई न्याय नहीं था, जो हिटलर चाहता था वही होता था, राइट। अब बात यह आती है बच्चा कि क्या हिटलर ने कोई अच्छा काम भी किया कि सब कुछ बुरा किया? तो हिटलर ने एक चीज बहुत अच्छी की। हिटलर के राज से पहले जर्मनी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन हिटलर के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो है जर्मनी में 0% थी। हिटलर ने दुनिया का सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट जर्मनी में हायर किया, जिनका नाम था जलमार सैशेट। सैशेट को उन्होंने बोला कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए आप। सैशेट ने बोला कि हम सरकारी फंडेड वर्क प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसा सरकारी प्रोग्राम, हम प्राइवेट कंपनीज को नहीं बोलेंगे जर्मनी में आके जॉब्स क्रिएट करो, हम सरकार का ही ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिससे जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और जर्मनी के लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो जर्मनी में बनने लगी बहुत सारे सुपर हाईवे। सुपर हाईवे का मतलब बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें बनने लग गई। अब वो सड़कें बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट किसे मिलेगी, जर्मनी के लोगों को मिलेगी। तो जर्मनी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया और जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप हो गया। साथ में अभी तक दुनिया में ना हेनरी फोर्ड, फोर्ड की गाड़ियां आपने देखी होगी, FORD, फोर्ड जो है अमेरिकन कंपनी है, तो फोर्ड की गाड़ियां बहुत मार्केट में फेमस हुआ करती थी। तो हिटलर ने बोला कि जर्मनी की गाड़ियां भी पूरी दुनिया में फेमस होनी चाहिए, तो उन्होंने बनाया फोक्सवैगन। फोक्सवैगन की गाड़ियां बड़ी अच्छी होने लगी, फोक्सवैगन की गाड़ियां पूरी दुनिया में बिकने लगी। पैसा कहाँ आ रहा था, जर्मनी में आ रहा था। एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रही थी, जर्मनी में आ रही थी। तो हिटलर के राज में इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में वो बहुत कुछ अजब गजब कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना वो बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैं तुम्हें 2 मिनट में एक चीज समझाती हूँ। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 हुई, दुनिया को लगा दूसरा विश्व युद्ध हो, उससे पहले कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए जो पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करे। तो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद बनी थी बच्चा लीग ऑफ नेशन। क्या बनी थी, लीग ऑफ नेशन, जिसके मेंबर पूरी दुनिया के बहुत सारे देश थे। उसके बाद लीग ऑफ नेशन तो अपना काम नहीं कर पाई क्योंकि दुनिया में हो गया सेकेंड विश्व युद्ध। तो हो गया सेकेंड विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर नंबर 2। वर्ल्ड वॉर नंबर 2 के खत्म होने के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका वही काम था कि दुनिया में पीस होना चाहिए, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज तुम यूनाइटेड नेशंस यानी कि UN के नाम से जानते हो। तो एक तरीके से लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन की मदर ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी। किसने बनाई थी, एलाइज ने बनाई थी। अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, राइट, इन लोगों ने बनाई थी। तो ऑब्वियसली हिटलर को लीग ऑफ नेशन नहीं पसंद थी क्योंकि उसे लगता था कि एलाइज की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी को इसमें नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को वापस खींच लिया, जर्मनी की मेंबरशिप लीग ऑफ नेशन से खत्म कर दी 1933 में। फिर 1936 में जो उससे एलाइज राइनलैंड छीन के चले गए थे, उसने अपना राइनलैंड क्या कर लिया, वापस ले लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक देश घोषित कर दिया। उसने बोला ऑस्ट्रिया मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी आज से एक देश है, 1 पीपल, एक ही तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो एक ही एम्पायर चलेगा और हम सबका एक ही लीडर होगा। 1 नेशन 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर, और वो लीडर कौन था, अडोल्फ हिटलर, राइट। फिर बाद में उसने क्या किया, इंग्लैंड से सपोर्ट मांगना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड को थोड़ी सी जर्मनी के लिए सिंपैथी थी। इंग्लैंड को लगता था कि यार जर्मनी के साथ जो जो किया गया है पहले विश्व युद्ध के साथ वो अच्छा नहीं किया गया है, और वो भी छोड़ो, इंग्लैंड नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया पे यूएस से राज करे। तो यूएस से बोलते हैं ना, शक्ति का संतुलन बने रहना चाहिए। तो इंग्लैंड को लगता था कि यूएसए को अगर काउंटर करना है तो इंग्लैंड जैसे एक आधा पावरफुल देश और होने चाहिए दुनिया में। तो वो जर्मनी को इन सारी हरकतों में पीछे से बैक सपोर्ट किया करता था, लेकिन इंग्लैंड को नहीं पता था कि उसका सपोर्टेड जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ ही जाने वाला है। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर को डेवलपमेंट चाहिए थी। आप डेवलपमेंट 2 तरीकों से कर सकते हो। मान लो आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, 2 तरीके हैं, या तो आप अपना खाना खरीदो या खुद बनाओ, राइट, या फिर आप किसी और का खाना छीन लो। हिटलर का विश्वास छीन के खाने में था। हिटलर का यह था कि यार मेरे को देश को डेवलप करना है,
तो मैं अपनी डेवलपमेंट छोड़ता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, बाकी के आसपास के देशों पे कब्जा कर लेता हूँ, उनकी सारी डेवलपमेंट मेरी हो जाएगी। अब ये बात जलमार सैशट भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उन्हें जर्मनी छोड़ के जाना पड़ गया। हिटलर ने क्या चूज किया? हिटलर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वॉर को चूज किया बच्चा। अब उसने बनाया प्लान, उसने सोचा कि जर्मनी के जो आसपास के देश है, सबसे पहले तो मुझे उन्हीं को ही कब्जा करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इजी होने चाहिए, बगल में तो है, बगल वालों को पहले कब्जा करते हैं, राइट। उसने सुडेंटेनलैंड, पोलैंड से शुरुआत की। पोलैंड जो है ये रहा जर्मनी, जर्मनी के ईस्ट साइड पे पड़ता है पोलैंड, तो उसने सबसे पहले पोलैंड पे कब्जा किया 1939 में। 1940 में जब वो अपनी पूरे करियर के पिनाकल पे था, बोला जाता है कि 1940 में हिटलर की पावर पिनाकल पे थी। पिनाकल का मतलब होता है चोटी, तो पहाड़ की सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा होता है? चोटी, राइट। उससे ज्यादा हाइट किसी पॉइंट की नहीं होती। सिमिलरली हिटलर की पावर सबसे ज्यादा 1940 में थी, क्योंकि उसने अपने जैसे दो देशों को कन्विंस कर लिया था अपने साथ हाथ मिलाने के लिए। उसने बनाया था ट्रायंगल पैक्ट। ट्रायंगल पैक्ट को बोलते हैं ट्राइपार्टाइट पैक्ट। ट्राई का मतलब तीन, पार्टाइट का मतलब पार्टीज, यानी कि ऐसा पैक्ट, ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंदर तीन देश है। कौन कौन से? जापान, इटली एंड जर्मनी। क्या बोलते हैं इसे? जैक, जैक, राइट। यानी कि जर्मनी, इटली एंड जापान। अब कहने के लिए इसमें तीन देश है, लेकिन चलती किसकी थी? हिटलर की। अब वो एकदम ना बोलते पावर में अंधा हो गया था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जो चाहूं इस दुनिया में कर सकता हूं, मुझे कोई हराने वाला है ही नहीं। तो उसने 1941 में पावर में अंधे होके कर दिया बच्चा हिस्टोरिक ब्लंडर। उसे लगा था उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा, उसने गलती कर दी। जर्मनी यहाँ बीच में पड़ता है, जर्मनी के ईस्ट साइड पे पड़ता है पोलैंड है, पोलैंड को तो कब्जे में कर ही लिया था। पोलैंड के आगे पड़ता है रशिया। जर्मनी के वेस्ट साइड पे पड़ता है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? आइलैंड है। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में आता है सी, क्या आता है? समंदर आता है, ठीक है। उसने सोचा मैं ब्रिटेन से भी लड़ाई कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं रशिया से भी लड़ाई कर लेता हूँ। रशिया वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। रशिया से लड़ाई में कोई जीत पाता है क्या? रशिया में आपको पता ही है लोग कितना लड़ाई करते हैं, वो आपस में इतना लड़ाई कर रहे थे भैया, वो तुमसे तो कर ही लेंगे, राइट। अब 1941 में अगर वो लड़ाई बाद में लड़ता, मतलब पहले वाली लड़ लेता, बाद में लड़ लेता, तो शायद जीत जाता। लेकिन उसने क्या कर दिया? पावर में अंधे होके एक साथ साइमल्टेनियसली दो देशों से लड़ाई छेड़ दी। यहां उसे पड़ा रशिया से थप्पड़, यहां उसे पड़ा किससे थप्पड़? ब्रिटेन से थप्पड़। ब्रिटेन ने की एरियल बॉम्बिंग, क्योंकि बीच में समंदर आता था, बॉम्ब पे बॉम्ब गिरते थे, ऊपर से बॉम्ब गिरते थे। यूएसए की मदद मिल गई थी ब्रिटेन को, ऊपर से बॉम्बिंग होती थी, जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ। यहां पे उसने अंडर एस्टिमेट किया सोवियत आर्मी को, रशियन आर्मी को। रशियन आर्मी का नाम था रेड आर्मी। रेड आर्मी ने इतने थप्पड़ बजाए जर्मन सोल्जर को, घसीट के बर्लिन तक ले आए। बर्लिन जर्मनी का देश है, बर्लिन तक घसीट के लड़ाई करते हुए जर्मन सोल्जर्स को ले आए, तब जाके वहां पे उन्होंने हार मानी, ठीक है, जर्मन सोल्जर्स ने, ठीक है। तो स्टालिनग्राड में ये लड़ाई जीत गए थे रशिया, लेकिन वो घसीट के इन्हें अपने घर में घुसा के लेके आए कि हमारी जमीन से हटो, पोलैंड को भी छोड़ो, अब तुम अपने घर में बैठो, ठीक है। तो दो थप्पड़ पड़े एक साथ, और यही थी हिटलर की हार। लेकिन हिटलर हार गया, इटली ने भी हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन जापान का कूदना बंद नहीं हुआ। जापान की खासी खुंदक थी यूएसए से। जापान को लगता था कि यार मैं हरा सकता हूँ यूएसए को। तो जापान ने पहले क्या किया? फ्रांस का जो हथियाया हुआ हिस्सा है, इंडो चाइना का ऐसा हिस्सा जो फ्रांस जिस पे कब्जा जमाए बैठा था, पहले जापान ने वो अपने कब्जे में कर लिया। अब फ्रांस किसका दोस्त था? इंग्लैंड और यूएसए का। फ्रांस से पंगा लेने का मतलब है इंग्लैंड और यूएसए से पंगा लेना। चलो कोई नहीं, यूएसए ने अभी भी कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने क्या किया? जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक किया। पर्ल हार्बर यूएसए का नेवी बेस है, जहां पे उसकी नेवल शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। अब यूएसए के लोगों को आया गुस्सा, यूएसए के लीडर्स को आया गुस्सा। यूएसए ने कुछ ऐसा कर दिया बच्चा जो शायद यूएसए को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, यूएसए का नुकसान हुआ डेफिनेटली, लेकिन यूएसए ने वर्ल्ड वॉर नंबर 2 को खत्म किया 2 एटॉमिक बॉम्बिंग से, न्यूक्लियर बॉम्ब से। यूएसए ने गिराया 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, एक गिराया जापान के हिरोशिमा नाम के शहर पे, दूसरा गिराया नागासाकी नाम के शहर पे। और उसके जो रिपरकशन है, उसके जो रिजल्ट है, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी देखने को मिले। इतने सारे लोग एक साथ एक झटके में मर गए और इतनी म्यूटेशन हो गई उनकी बॉडी में कि आगे आने वाले जो बच्चे पैदा हुए वो भी डिफॉर्म्ड पैदा हुए। आज भी आपको जापान में इन एटॉमिक बॉम्बिंग के असर देखने को मिल जाएंगे। दिस वॉज इन 1945 में, लेकिन आज भी जापान इससे धीरे धीरे करके उभरने की कोशिश कर रहा है। जो लोग जिन्होंने एटॉमिक बॉम्बिंग देखी थी और जो बच गए थे, वो आज भी उस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो गए भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म।
हिटलर भाई साहब ने अपने आप को गोली वोली मारी ली थी। आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, होमवर्क क्वेश्चन है कि जैसे वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में हम 2 खेमों को बोलते हैं एलाइज और सेंट्रल पावर, वैसे ही वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं एलाइज एंड एक्सेस पावर। क्या बोलते हैं? एक्सेस पावर। सेंट्रल पावर नहीं है, एक्सेस पावर है। तो आपको बताना है एक्सेस पावर में कौन आता था, मैंने पढ़ाया है अभी, और आपको बताना है एलाइज में कौन आता था, कमेंट में बताना है, ठीक है। ये है दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। चलिए आगे जाते हैं और समझते हैं कि हिटलर भाई साहब आखिर सोचते क्या थे। तो जब भी पेपर में आए कि नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था या हिटलर का क्या वर्ल्ड व्यू था, वर्ल्ड व्यू का मतलब वो दुनिया को कैसे देखता था, तो एक ही बात हो रही है, जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वही नाजी लोगों का वर्ल्ड व्यू था, जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वही उसके फॉलोअर्स का वर्ल्ड व्यू था। पहली बात, हिटलर नहीं मानता था कि ह्यूमन बींग्स में कोई इक्वालिटी होती है, ठीक है। वो मानता था ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स बाकी ह्यूमन बींग्स से बेटर होते हैं। और वो ये मानता था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो जर्मनी के हैं, जिनके बाल जो है ब्लॉन्ड है, व्हाइट कलर के होते हैं, जो अंग्रेजों के बाल, राइट, और जिनकी आंखें जो है नीली हैं, वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है। और ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है ये ह्यूमन बींग्स में बेस्ट क्वालिटी के ह्यूमन बींग्स हैं, बाकी सारे ह्यूमन बींग्स इनसे नीचे आते हैं। इनफैक्ट वो ये मानता था कि सबसे गंदे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो सबसे ज्यादा नीचे कैटेगरी के ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो होते हैं ज्यूज। और जो कलर्ड पीपल होते हैं जैसे इंडियंस हो गए या ब्लैक लोग हो गए, उनको भी वो क्या मानता था, सबपार मानता था कि ये लोग भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर तुम ह्यूमन बींग्स का पिरामिड बनाओगे तो ये बोलता था कि सबसे ऊपर आते हैं आर्यन लोग और सबसे नीचे आते हैं ज्यू लोग। तो वो ज्यू लोगों को अनडिजायरेबल बोलता था और आर्यन लोग को डिजायरेबल बोलता था, यानी कि जिन्हें वो चाहता था वो थे आर्यंस और जिन्हें वो नहीं चाहता था अपनी सोसाइटी में वो थे ज्यू लोग। और इसका जो वर्ल्ड व्यू है, अब लोगों को चमका देने के लिए, आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में भी ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, बहुत कॉमन लोग जो होते हैं ना, भोले होते हैं। कॉमन लोगों के पास अपने घर में खाना बनाने, बच्चों की देखभाल करने, ऑफिस जाने के अलावा और कोई टाइम ही नहीं बचता है कि वो थोड़ा दिमाग के द्वार खोल पाए, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू बहुत सारा हेट फैलाया जाता है ना। जैसे हमारे देश में सबसे इजी चीज बताती हूँ, हमारे देश में बोला जाता है हिंदी हमारी क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। आपको मैं बता दूं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, साथ में इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी स्केड्यूल लैंग्वेज है, स्केड्यूल लैंग्वेज में कश्मीरी, उर्दू, मलयालम, उड़िया, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब लेकिन 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा प्रोपेगेंडा देखा है अपने आसपास, जहां पे एक ही बात को बार बार रिपीट करोगे तो तुम ये भूल ही जाओगे कि वो सच है कि झूठ है। ऐसा प्रोपेगेंडा बहुत सारे देशों में चलता है। तो हिटलर ने भी जर्मनी के लोगों को बार बार ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये तो हमारे बुक्स में लिखा है, ये तो हमारे रिलीजन में लिखा है, ऐसी बातें बना के, गोल घुमा के उनके दिलों में पैदा की नफरत। अब वो 2 साइंटिस्ट के नाम बहुत लेता था। पहला साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, जिन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन भी बोला जाता है। दूसरे साइंटिस्ट है हर्बर्ट स्पेंसर। इनका हिटलर से कोई लेना देना नहीं था। हिटलर ने इनकी थ्योरीज को जबरदस्ती यूज किया। जैसे हमारे कंट्री में भी बहुत बोला जाता है ये तो वेदों में लिखा हुआ है। भैया 99% लोगों ने वेद पढ़े ही नहीं है, राइट। तो उनको कुछ भी बोल दो ये तो वेद में लिखा है, ये तो गीता में लिखा है, वो मान लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे भी लोगों को धर्म के नाम पे बहुत पागल बनाया जाता है। सिमिलरली वहां पे साइंटिस्ट के नाम पे पागल बनाया जा रहा था, धर्म के नाम पे भी बनाया गया, वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन साइंटिस्ट को भी यूज किया गया। चार्ल्स डार्विन बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था कि भैया दुनिया में अर्थ पे पहले तो सिर्फ एक ही सेल था, धीरे धीरे करके सारी लाइफ फॉर्म दिखेगी। तुम्हें पीपल का पेड़ भी दिख रहा है, छिपकली भी दिख रही है, सांप भी दिख रहा है, ह्यूमन बींग्स भी दिख रहे हैं, हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने। कैसे? वो एवोल्यूशन से धीरे धीरे करके जहां जहां लाइफ बनती गई वहां नई नई स्पीसीज बनती रही, राइट। साथ में उन्होंने बोला था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब अर्थ ने चूज किया कि वो किस टाइप की होगी। जैसे सांप जो है, पहले माना जाता है सांप के पैर होते थे, फिर समझ आया यार सांप को पैरों की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे दुनिया में वैसे सांप आने लग गए जिनको पैरों की जरूरत नहीं थी, जो रेंग के जा सकते थे। तो धीरे धीरे हर स्पीसीज अपने आप को इवॉल्व किया। हम बोलते हैं ह्यूमन बींग्स बंदर से बने, एप्स से बने, तो एप्स की तरह तो नहीं दिखते, एप्स हमसे डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम एप्स से क्या हुए, धीरे धीरे इवॉल्व हुए। ये बायोलॉजी की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जो स्पीसीज पे लगती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लगती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब भी कोई आंच आती है, जब भी जीवन पे कोई आंच आती है, तो जो स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिट होता है वो बच जाता है,
जो फिट नहीं होता है वो नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया, कोविड-19 का वायरस सबके लिए था, बहुत सारे लोगों को कोविड-19 हुआ, कई लोग कोविड-19 की वजह से मर गए, उनकी डेथ हो गई, कई लोगों को कोविड-19 हुआ लेकिन वो बच गए। कहने का मतलब क्या है कि नेचर ने सिलेक्ट किया कि जो फिट है उस वायरस को झेलने के लिए वो बच गया, जो फिट नहीं था फिजिकली वो नहीं बच पाया। राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि नेचर खुद से चूज करता है विच ऑर्गेनिजम्स विल परसिस्ट। राइट, अब ये बायोलॉजी की थ्योरी है, वर्ल्ड रिनाउंड बायोलॉजी की थ्योरी है। हिटलर ने इसे यूज करके ह्यूमन बींग्स पे थोप दिया। उसने बोला सोसाइटी इक्वल नहीं है, सोसाइटी में बेस्ट जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो जीत जाएंगे, लड़ाई होगी तो वो मरेंगे ही नहीं, और लड़ाई होगी तो जो फिट नहीं होंगे वो हार जाएंगे। और उसने क्या बोला कि आर्यंस जीत जाएंगे क्योंकि आर्यंस बेस्ट तरीके के ह्यूमन बींग्स हैं, और जो बाकी हैं ड्यूज वगैरह हैं वो हार जाएंगे। तो इसने इसी थ्योरी से जर्मनी को ये एहसास दिला दिया कि अगर तुम्हें दुनिया की सुपर पावर बनना है, जर्मन लोग, अगर तुम अपने देश को महान बनाना चाहते हो, पूरे यूरोप पे कब्जा करता हुआ देखना चाहते हो, अपने ऊपर जो ह्यूमिलेशन हुआ है उसका बदला लेते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ आर्यन लोग ही जर्मनी में रहे, क्योंकि सिर्फ आर्यन ही बेस्ट क्वालिटी के लोग हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग आर्यन ही बचेंगे जब वर्ल्ड वॉर नंबर 2 में छेड़ूंगा तो। लोग हो गए कन्विंस। कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है ना? अपने देश के प्यार के चक्कर में लोगों ने हिटलर का बनाया हुआ झूठ मान लिया। दूसरा झूठ था लेवेंस्ट्रॉम। लेवेंस्ट्रॉम जर्मन वर्ड है बच्चा, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लिविंग स्पेस। तो दो तरीके से आप अपने देश के लोगों का ख्याल कर सकते हो, एक तो डेवलपमेंट करके, एक है दूसरे देशों पे कब्जा करके। तो हिटलर ने बोला कि मेरे पास आर्यंस है, जर्मनी में आर्यंस है, और भी लोग हैं लेकिन आर्यंस भी है, आर्यन सबसे अच्छे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आर्यंस लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, नए नए आर्यंस बच्चे पैदा होंगे, तो उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होगी, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब इसके लिए जर्मनी को अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन लैंड का साइज कैसे बढ़ेगा? लैंड का साइज बढ़ेगा जब आप आसपास के देश कब्जा करोगे। इसलिए उसने आसपास के देशों को कब्जा करके उनके रिसोर्सेज को हथियाने का प्लान बनाया, और सबसे पहले उसने शुरू किया पोलैंड से। ठीक है, तो जर्मनी ने बोला कि जब मैं आसपास के देशों को जर्मनी का ही हिस्सा बना दूंगा तो जो आर्यन लोग हैं वो सारे एक ही छत के नीचे रह पाएंगे। ठीक है, ये था इसका फंडा। तो वर्ल्ड व्यू समझ आया हिटलर का? हिटलर का वर्ल्ड व्यू था सोसाइटी इक्वल नहीं है, आर्यन लोग बेस्ट हैं, ज्यूज लोग वर्स्ट हैं, और लेवेंस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग अगर जर्मनी को आगे सुपर पावर बनना है तो उसे आसपास के देशों पे कब्जा करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले उसने पोलैंड पे कब्जा किया, क्योंकि देखो बच्चा यहाँ पोलैंड जो है बिल्कुल बगल में पड़ता है जर्मनी के, तो उसने ईस्ट की डायरेक्शन में पोलैंड पे कब्जा किया, और उसने बोला कि यहाँ पे मैं अपने आर्यन लोगों को कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे पॉपुलेशन उनकी बढ़ेगी आर्यन लोग पोलैंड में रह सकते हैं। अब उसने बोला कि जर्मनी को प्योर बनाने के लिए, क्योंकि बेस्ट तब कब बनोगे, हम बोलते हैं ना आपके 100 में से 100 नंबर तब आएंगे जब आपका हर एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो उसी तरीके से इसने बोला कि जर्मनी बेस्ट तभी बनेगा जब जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ आर्यन लोग होंगे, प्योर ब्रीड आर्यन लोग होंगे, मतलब कि जिनके दोनों मम्मी पापा आर्यंस हैं। राइट, इसके लिए उसने बोला कि सोसाइटी में डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल है नॉर्डिक जर्मन आर्यन, जिनकी नीली आंखें, ब्लॉन्ड बाल है और जर्मन भाषा जानते हैं, साथ में फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है। तो ऐसे नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग जो फिजिकली और मेंटली फिट हैं वो हो गए डिजायरेबल। बाकी सारे लोग, चाहे वो ज्यू लोग हैं, जिप्सी लोग हैं, कलर्ड लोग हैं, या फिर ऐसे आर्यन लोग हैं जो मेंटली या फिजिकली अनफिट है, वो सारे आगे अनडिजायरेबल में। अब हिटलर ने ठान लिया कि इन अनडिजायरेबल लोगों को कंट्री से बाहर निकालना पड़ेगा। जिप्सी लोगों को उसने मरवा डाला, आर्यन लोगों को, जो अनफिट आर्यन थे, उन्हें यूथेनेशिया प्रोग्राम में भेज दिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है, इट्स बेसिकली अ थ्योरी विच सेज कि अगर आप बिल्कुल ही टर्मिनली इल हो ना, टर्मिनली इल, जैसे एक मूवी है बॉलीवुड की गुजारिश, वो देखोगे यूथेनेशिया अच्छे से समझ आएगा। मतलब ये एक थ्योरी है, कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग कभी ठीक नहीं हो सकते, जो वेजिटेटिव स्टेट में है, जो हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पैरालाइज्ड है, क्या उनका ये चूज करना कि वो मरना चाहते हैं सही है या गलत? तो यूथेनेशिया की थ्योरी बोलती है कि जो इंसान टर्मिनली इल है, अगर वो डेथ को चूज कर रहा है, पीसफुली मरना चाहता है, तो ये बात कोई गलत नहीं है। तो यूथेनेशिया के नाम को यूज करके उसने क्या किया, सारे अनफिट नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को, मेंटली या फिजिकली अनफिट लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे जिप्सी लोगों को भी मार डाला, कलर्ड लोगों को भी मार डाला या देश से निकाल दिया। अब आई ज्यूज की बारी। ज्यूज थे बहुत ज्यादा तादाद में जर्मनी में, तो सबसे पहले ज्यूज को किया सेपरेट, आर्यंस के जगह अलग बना दी, ज्यूज की जगह अलग बना दी। ज्यूज की जगहों में बहुत गंदगी होती थी, कई लोग तो हंगर से और डिसीज से ही मर गए। ठीक है, जो बचे उन्हें कर दे इम्पोवरिश। इम्पोवरिश का मतलब उनसे उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली, सारी संपत्ति छीन ली, राइट, गरीब कर दिया। अब लोग, कुछ लोग तो गरीबी से ही मर गए। फिर उनको कर दिया एक्सपल्ड। एक्सपल्ड मतलब जो
बच गए, उन्हें देश से निकालने की कोशिश की कि तुम हमारा अपना देश छोड़ के चले जाओ, और देश से निकाला भी कैसे, उनका सारी संपत्ति छीन के, ठीक है। फिर भी अगर ज्यूज नहीं गए तो उन्हें क्या कर दिया, मरवा दिया, कहां पे, गैस चेंबर्स में भेज के, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज के। तो ये 4 स्टेप के अंदर हिटलर ने ज्यू लोगों को मरवाया। सिमिलरली रशियंस को और पॉलिश लोगों को उसने स्लेव्स बना लिया। पोलैंड पे जब कब्जा किया तो उसने पॉलिश लोगों को स्लेव बना लिया कि तुम लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोगों के घर में नौकरों की तरह काम करोगे, क्योंकि आर्यंस तो बेस्ट है, आर्यंस तो बेस्ट है, तो आर्यंस के यहाँ तुम लोग काम करोगे, ठीक है। तो हिटलर इक्वालिटी में विश्वास ही नहीं रखता था और लोगों को ज्यूज के प्रति नफरत कराने के लिए उसने 2 फंडे दिए। सबसे पहले उसने रिलीजन को यूज किया। उसने बोला कि ज्यूज का जुडाइज्म रिलीजन होता है, क्रिश्चियंस का क्या होता है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का मोस्टली रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट में मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्यूज जो हैं रिलीजियसली, उन्हें बोला गया कि ये तो जीसस को मरवाने में इनका हाथ था, तो अगर तुम एक अच्छे वो हो, क्रिश्चियन हो, तो तुम्हें ज्यूज लोगों से नफरत करनी चाहिए, ठीक है। अब कौन जो अपने रिलीजन को मानता था वो हिटलर के झांसे में आ गया, वो ज्यू लोगों से नफरत करने लग गए। लोग अपने पड़ोसियों से, जिन्हें वो अभी तक दिवाली दशहरा तो नहीं, क्रिसमस वगैरह पे इन्वाइट करते थे, वो इन लोगों से बात करना बंद कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। इतनी नफरत फैल गई। दूसरा फंडा दिया उसने यूसर्सर। उसने बोला कि ऑथेंटिकली जब पहले जमाने में ज्यूज क्या करते थे, अपना सारा पैसा किराए पे दिया करते थे, उधार दिया करते थे लोगों को, और जब वो उधार नहीं चुका पाते थे ज्यू लोगों का, तो ज्यूज उन्हें मारते थे, पीटते थे, अत्याचार करते थे। तो हिटलर ने बोला कि आज के ज्यूज लोग भी वैसे ही हैं, सारे के सारे ज्यू लोग यूसर्सर होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जर्मनी का, फिर तुम्हें ही उधार देंगे, और तुम जब उधार नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, मोलेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन 2 फंडे देके ज्यू लोगों के प्रति सारे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस में हिटलर ने क्या किया, हेट्रेड फैला दिया, राइट। अब वो चला गया पोलैंड। अब उसने पूरा बेस बना दिया था, लोगों के दिले दिमाग में नफरत फैला दी थी। अब था बारी एक्शन की, तो उसने शुरू किया रेशियल उटोपिया। बच्चा, उटोपिया का मतलब होता है सपना। क्या होता है, सपना। वो जो सपना देख रहा था कि जर्मनी सुपर पावर बनेगा, जर्मनी में सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग होंगे, अब वो उसे पूरा करने पहुंच गया। सबसे पहले उसने पोलैंड पे कब्जा किया। पोलैंड को अपने एक्सपेरिमेंट की लैबोरेटरी की तरह उसने बनाया कि पोलैंड पे जो भी मैं करूंगा, जो भी चीज सक्सेसफुल होगी, जब नेक्स्ट देश पे कब्जा करूंगा तो वही चीज रिपीट करूंगा। पोलैंड को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पोलैंड का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पोलैंड था वो सारा जर्मनी को दे दिया कि जर्मनी के लोग आके यहाँ पे रह ले। पॉलिश लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया, उनकी संपत्ति उन्हें छीन ली, उन्हें नौकरों की तरह घर में रहने की आजादी दी। जिन लोगों ने मना किया उन्हें मरवा डाला, राइट। उनसे उनके घर वर छीन लिया और किसे दे दिए, नॉर्डिक जर्मन आर्यन को दे दिए। दूसरा पार्ट पोलैंड का जो था, आधा हिस्सा कन्वर्ट कर दिया जनरल गवर्नमेंट, उसे नाम दे दिया जनरल गवर्नमेंट। अब नाम से आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट वाले काम होते होंगे, लेकिन नहीं। जनरल गवर्नमेंट वाले एरियाज में उसने बनाए घेटोस, जहां पे वो ज्यू लोगों को भेजता था। उसने बनाए कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहां पे ज्यू लोगों को मारता था। उसने बनाए गैस चेंबर्स, जहां पे जहरीली गैस से वो लोगों को मारता था, राइट। तो आधे पोलैंड को उसने एक तरीके से मर्डर के हब की तरह बना दिया जनरल गवर्नमेंट, और आधे पोलैंड को उसने दे दिया नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, राइट। अब जर्मनी दुनिया से वर्ल्ड वॉर नंबर 2 लड़ रहा था, तो पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर नंबर, दुनिया को थोड़ी पता था जर्मनी के अंदर क्या चल रहा है। दुनिया को लगा जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर नंबर 2 लड़ रहा है, तो बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जर्मनी के अंदर क्या चल रहा है इस पर ध्यान ही नहीं दे पाई। तो जर्मनी के अंदर हिटलर ज्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, और जर्मनी के बाहर जो है वो यूरोप के देशों से लड़ाई लड़ रहा था। तो एक साथ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू है वर्ल्ड वॉर नंबर 2 और दूसरा पहलू है जीनोसाइडल वॉर। जीनोसाइडल वॉर का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू एलिमिनेट द इंटायर कम्युनिटी, इंटायर रेस, तो उसे बोला जाता है रेशियल वॉर या जीनोसाइडल वॉर, ठीक है। अब पोलैंड में जितने इंटेलिजेंट लोग थे, जितने इंपॉर्टेंट लोग थे, लीडर्स हो गए, पोएट हो गए, सिंगर्स हो गए, जिनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो लोगों को भाषणबाजी करके कन्विंस कर सकते हैं, राइट, उन सबको मरवा दिया। जितने बच्चे थे पॉलिश बच्चे, उनको भेज दिया रेस एक्सपर्ट्स के पास। रेस एक्सपर्ट्स कौन होते थे, नॉर्डिक जर्मन डॉक्टर्स हुआ करते थे। ये बच्चों को देखते थे, मेंटली देखते थे, फिजिकली देखते थे कि बच्चे फिट है कि नहीं। अगर ये बच्चे फिट होते थे तो इन्हें नॉर्डिक जर्मन आर्यन फैमिलीज के पास भेज दिया जाता था। अगर पास हो गए बच्चे तो वो आर्यंस की तरह पलते बढ़ते थे, बाद में अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता था इन्हें। अगर बच्चे वो रेस टेस्ट फेल हो गए तो पहले उन्हें अनाथालय भेजा जाता था, अनाथालय के बाद उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मरवा दिया जाता था, ठीक है। अडल्ट लोगों को बोला जाता था कि अगर तुम्हें पोलैंड में रहना है अभी भी तो जर्मन लोगों के घर में काम करना पड़ेगा, राइट। बाकी तो मैंने यहाँ बता ही दिया, घर छीन लिया, प्रॉपर्टी छीन ली, बच्चे छीन लिए। पॉलिश लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, राइट।
चलो ये देखो, यहाँ पे रेस एक्सपर्ट्स हैं, वो एक एक चीज देखते थे कि तुम्हारी नाक कितनी बड़ी है, तुम्हारे बाल कितने बड़े हैं। बच्चों को भी देखा जाता था, अगर बच्चे पास हुए तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके की ट्रेन्स में उन्हें मालगाड़ियों में भर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजा जाता था, घेटोस भेजा जाता था, जहाँ पे बाद में उन्हें जहरीली गैस छोड़ के मरवा दिया जाता था। अब ये ऑब्वियसली, अब आपका सवाल आपके दिलो दिमाग में आ जरूर रहा होगा, है ना। मेरा नाम शुभम पाठक है, मैं ये चैप्टर 5 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं 5 साल से जब ये चैप्टर पढ़ाती हूँ, मेरे खुद ही दिमाग में आता है कि जब ये काम चल रहा था तो क्या जीव लोगों को कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे साथ और भी बुरा हो सकता है। धीरे धीरे जब उनके साथ बुरा हो रहा था तो क्या उन्हें एहसास नहीं हुआ कि और भी बुरा हो सकता है? क्या उन्होंने अपने देश छोड़ के जाने की सोची नहीं? तो बच्चा, इसका आंसर ये है कि हिटलर ने सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया और सब कुछ इतना धीरे धीरे किया कि जीव लोगों को कभी लगा ही नहीं कि जो देश उनका है, जहां उनके पूर्वज पैदा हुए हैं, जहां उनके पूर्वज मर गए हैं, एंसेस्ट्रली जिस देश में वो रहते हैं, जिसे अपना मानते हैं, जिसका झंडा वो फहराते हैं, वो देश उनके खिलाफ हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में हिटलर ने प्रोसीजर कैरी आउट किया। पहला स्टेप था एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि उन्हें सोसाइटी से अलग कर दो, राइट। सोसाइटी से अलग करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ज्यू लोग और आर्यन लोगों के बीच में शादी होनी इलीगल है। ज्यू लोग और आर्यन लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना भी क्या है? इलीगल है। फिर उन्होंने बोला, हिटलर और नाजीज ने बोला कि ज्यू लोग जो है जर्मनी का फ्लैग नहीं फ्लाई कर सकते। ज्यू लोगों को गवर्नमेंट में जो भी वो काम करते थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, उन नौकरी से निकाल दिया। ज्यू लोगों के बिजनेसेस को बॉयकॉट करने को बोला कि भैया अगर तुम किसी ज्यू बिजनेस का पेपर खरीदते हो, एनवेलप खरीदते हो, राशन खरीदते हो, मत खरीदो। सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बिजनेसेस से खरीदो, उनको फ्लरिश करवाओ, ज्यू लोगों का बिजनेस ठप होने दो, राइट। उन्होंने बोला कि ज्यू लोगों से सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, उन्हें इम्पोवराइज कर दिया, गरीब कर दिया। ये सब कुछ कब तक चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले तक, तो 1933 से 39 तक ये सब हुआ। ऑब्वियसली इस वक्त कई सारे ज्यूज थे जो जर्मनी को छोड़ के चले गए, लेकिन कई सारे ज्यूज थे जिन्हें लग रहा था हिटलर अगले इलेक्शन में हार जाएगा। जब हार जाएगा तो जर्मनी की हालत सुधर जाएगी, राइट। तो वो अपने देश को छोड़ के नहीं गए। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप था घेटोइजेशन। बच्चा, घेटो का मतलब पता है क्या होता है? तुमने देखा होगा कि शहर के, इंडिया में भी शहर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन रहता है, राइट। बाकी हिस्सों में मेजॉरिटी रिलीजन रहता है और कुछ पर्टिकुलर हिस्से होते हैं जहां पे पर्टिकुलर रिलीजन्स रहते हैं, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस, राइट। तुमने देखा होगा अपनी कंट्री में भी, तुमने देखा होगा कि कई जगहों पे पर्टिकुलर एरियाज है जिन्हें बोलते हैं यार यहाँ पे तो सिर्फ यही रिलीजन के लोग रहते हैं। उस एरियाज को बोला जाता है घेटोस। क्या बोला जाता है? घेटोस। कभी तुमने सोचा है कि क्या पड़ी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो रिलीजन रहना चाहता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी जब नहीं होती है ना, तो माइनॉरिटी रिलीजन को मेजॉरिटी रिलीजन के साथ सिक्योर फील नहीं होता, अकोमोडेटेड फील नहीं होता। तो मैं ऐसा सोचो, क्लास में मान लो 40 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, 45 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। तो वो 5 गर्ल्स क्या पूरी क्लास में बिखरी हुई बैठी रहेंगी या साथ में ही बैठेंगी? वो 5 गर्ल्स हमेशा साथ में बैठने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें 40 बॉयज के बीच में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी में माइनॉरिटी को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। सिमिलरली हमारी कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्री में जो भी रिलीजन माइनॉरिटी में होता है वो लोग क्लस्टर में रहते हैं, वो लोग एक ही एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल फील होता है, ना कि उसमें उनकी कोई चाल होती है, राइट। तो उस एरियाज को एक तरीके से तुम घेटो बोल सकते हो। किसी ने बोला नहीं वहां रहने के लिए, गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि ये एरिया इस रिलीजन के लिए, ये एरिया उस रिलीजन के लिए, लेकिन एक तरीके से बन गया है उस तरीके का माहौल कि घेटोस क्रिएट हो गए, राइट। ये तो मैं डेमोक्रेसी की बात करा रही हूँ, लेकिन हिटलर ने अपने घेटोस बनाए। उसने क्या किया? उसने ज्यू लोगों और आर्यन लोगों को साथ में रहने से मना किया। सारे के सारे ज्यू लोगों को पर्टिकुलर एरियाज असाइन कर दिए कि अगर तुम ज्यू हो तो इसी एरिया में रहोगे। सबके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे, लीगल डॉक्यूमेंट। जो भी ज्यू इंसान दिखता था उसे येलो स्टार ऑफ डेविड बोल दिया जाता था, यानी कि एक येलो कलर का स्टार होता था जो अगर आप ज्यू हो तो आपको हमेशा 24 घंटे अपने कपड़ों पे लगाना होता था। तो जो भी कोई ज्यू है देखते ही पहचान में आ जाता था कि ये आदमी तो ज्यू है। अब सब लोग उससे नफरत करने लगते थे, राइट। तो येलो स्टार ऑफ डेविड दे दिया कि जो आपको पहनना ही पहनना है वरना पिटाई लगेगी, मौत के घाट उतार देंगे। आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो अलग तरीके के हो गए। मान लो नॉर्मल लोगों का पासपोर्ट का कलर ब्लू है तो ज्यू लोगों का रेड कर दिया, ताकि पासपोर्ट देखते ही पता चल जाए कि ये तो ज्यू पासपोर्ट है,
राइट। लीगल डॉक्यूमेंट के कलर अलग कर दिए, सेंट टू सेपरेट एरियाज ऑफ मिजरी एंड डिसीज, उन्हें गेटोज में भेज दिया, उन्हें उनके घर से निकाल के संपत्ति छीन के गेटोज में भेज दिया, जहां पे ना तो पानी आता था ना तो खाना दिया जाता था, वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी थी और इतनी ज्यादा बीमारियां फैलने लग गई थी, कितने लोग तो बीमारी से ही मर गए। फिर क्या किया गया, उनसे सारी की सारी, जब उन्हें घेटोस में भेजा जाता था ना, तो उनसे सारा सामान घेटो के चेक पोस्ट पे बंदूक की नोक पे छीन लिया जाता था। उनके पास, कई लोगों के पास तो टूथब्रश के अलावा और कुछ नहीं होता था, टूथब्रश भी नहीं होता था लोगों के पास। आप फोटोज देखो ना घेटोस की, गूगल पे सर्च करना नाजी घेटोस, आपको फोटोज देख के ही समझ आ जाएगा व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। और ये वो लोग हैं जिनका नाजी जर्मनी में इससे पहले बंगले हुआ करते थे, और उनसे वो सब छीन के क्या कर दिया गया, उन्हें इम्पोवराइज करके घेटोस में भेज दिया गया। फाइनल स्टेप था बच्चा एनिहिलिएशन। एनिहिलिएशन का मतलब होता है मौत के घाट उतारना। कई लोगों को बंदूक से मार दिया गया, कई लोगों को प्रेशर क्रिएट करके मार दिया गया, कई लोगों को भूखा छोड़ के मार दिया गया, कई लोगों को जिंदा दफना दिया गया, कई सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक एक करके गोली से उड़ा दिया गया, कई लोगों को इतना काम करवाया गया हीट में, गर्मी में, बिना खाना दिए कि वो स्टारवेशन से मर गए। कई लोगों को गैस चेम्बर्स में भेज के मार दिया गया, जैसे ऑशविट्स नाम का एक सिटी है जर्मनी में, जहां पे सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था हिटलर का। वहां पे क्या करते थे, लोगों को गैस चेम्बर्स के अंदर भेजा करते थे, वहां पे कोई खिड़की नहीं होती थी, बोलते थे हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हें तो अच्छे से हाइजीन मेंटेन करने के लिए भेज रहे हैं, वहां पे तुम नहाओगे नहाओगे। वहां पे वो क्या करता था, गैस चेम्बर्स के अंदर ना, जैसे शावर्स लगे होते हैं ना हमारे बाथरूम में, वैसे शावर भी लगे होते थे। लोगों को नहीं लगता था, लोग पैनिक नहीं करते थे, घुस जाते थे, हाँ हाँ ठीक है शावर तो लगे, क्या पता हमें नहाना होगा, राइट। खूब सारे लोगों को न्यूड करके, एकदम नेकेड करके, बाद में दरवाजे बंद कर देता था, जहरी गैस छोड़ देता था। आई थिंक गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, एक बार सर्च कर लेना, आई थिंक इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। जहरीली गैस छोड़ देता था, 10 मिनट के अंदर, कोई खिड़की दरवाजे नहीं थे, सारे के सारे लोग जो उसमें होते थे मर जाते थे जहरीली गैस की वजह से। इस तरीके से वो मास किलिंग किया करता था ज्यूज लोगों की। दैट वाज द फाइनल स्टेप। और जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे जाती गई, वैसे वैसे उसने मास किलिंग्स करनी और चालू कर दी, और जैसे जैसे हिटलर को लगा कि वो मरने वाला है, एलाइज जीतने वाली हैं, उसने और ज्यादा ज्यूज लोगों को मारने की कोशिश की। सोचो, इतनी नफरत थी कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि जर्मनी जीतेगा कि हारेगा, उसका बस ये था कि ज्यूज लोग को मैं मार सकता हूं तो मार दूं। इतनी नफरत थी उसके दिमाग में, राइट। नाउ अगेन आई एम टेकिंग 2 मिनट्स ब्रेक बच्चा, आई विल कम बैक इन 2 मिनट्स। पानी वानी पी लेती हूँ थोड़ा, एंड तब तक आप ट्राई करो, घेटोस वगैरह की फोटोज देखो गूगल पे। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो शुभम मैम की बात मान के जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज सपोर्ट मी एज मच एज पॉसिबल। आई टीच यू हेयर फॉर फ्री, मेरे कोई पेड कोर्सेज नहीं है, मैं किसी चीज के आपसे पैसे नहीं लेती हूँ। प्लीज ट्राई एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।
ओके, सो आई एम बैक एंड नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट कि हिटलर बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट करता था और औरतों के साथ क्या ट्रीटमेंट करता था। एक सेकेंड में जरा माइक लगा लूं। हेलो हेलो, आ रही है ना बस? हाँ जी। ओके, सो नाजी आइडियोलॉजी इन स्कूल, हिटलर का मानना था कि टीच देम यंग, मतलब कि अगर बचपन से ही नफरत का जाल में फैला दूंगा, बच्चों के दिलों में ही नफरत फैला दूंगा ज्यूस के लिए, तो आगे यही बड़े होके ज्यूस को मारने में हेल्प करेंगे मेरी, है ना। तो उसने क्या कर दिया था स्कूल में, जैसे हम मॉरल साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, उसने रेशियल साइंस पढ़ानी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सारी थ्योरी बच्चों को सिखानी शुरू कर दी थी कि भैया ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं होते हैं, ज्यू लोगों से नफरत करनी चाहिए, हेट ज्यूज, हिटलर को प्यार करो, ज्यूज से नफरत करो, और ह्यूमंस को कभी इक्वल मत मानो, लड़के और लड़कियां इक्वल नहीं है, ज्यूज और आर्यंस इक्वल नहीं है, इंडियंस एंड कलर्ड इक्वल नहीं है, वायलेंस स्पोर्ट्स के थ्रू, अगर वो स्कूल में स्पोर्ट्स भी सिखाता था तो उससे उसका मतलब होता था कि लोगों को वायलेंस सीखने को मिले। तो स्कूल्स को क्लेंस कराने के चक्कर में ही यूज्ड टू से कि मैं स्कूल को क्लेंस करा रहा हूं, नाम देखो प्यूरिफिकेशन क्लेंजिंग, और उसके नाम पे करता क्या था वो, स्कूल में जो बच्चे होते थे, जो ज्यूज होते थे, उन्हें आर्यन लोगों से अलग करता था, फिर धीरे धीरे उन बच्चों को स्कूल में से निकाल दिया उसने, फिर उन्हें अनाथालय भेज दिया, अनाथालय के बाद भी पेट नहीं भरा तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया। तो इसी तरीके की हरकतें थी। जो स्कूल के टीचर्स थे, जो ज्यूज थे, उन्हें भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, बोला गया कि तुम पॉलिटिकली रिलायबल नहीं हो। हाँ भैया, वो पॉलिटिकली रिलायबल थोड़ी होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नाजिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के मरने का गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, राइट। तो स्कूल से टीचर्स को निकाल दिया, बच्चों को निकाल दिया, और जो डिजायरेबल बच्चे थे, यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे थे, जो फिजिकली और मेंटली फिट थे, उनको वो क्या करता था, स्पोर्ट्स सिखाता था। लड़कों को अलग परवरिश देता था, लड़कियों को अलग देता था। लड़कों को बोलता था कि तुम्हें बॉक्सिंग करनी चाहिए, क्रिकेट विकेट खेल के क्या करोगे यार, बॉक्सिंग किया करो। बॉक्सिंग क्यों करता था, क्योंकि वो लोगों को बचपन से ही सिखाना चाहता था कि जब यार तुम्हें अपने दोस्त को पीटने में मजा आएगा, सोचो जब तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भरती है कि तुम अपने दोस्तों को पीटने में खुशी मना रहे हो, ये असली फोटो है, तो फिर तुम बाद में जाके तुम्हें ज्यू लोगों को मारने को बोलेंगे तो तुम मार ही दोगे, राइट। सो लोगों को बॉक्सिंग सिखाता था टू बी कोल्ड हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। लड़कों को बोलता था कि रोना वोना नहीं चाहिए यार, ये रोने वोने में कुछ नहीं रखा, और लड़कियों को अलग तरीके की परवरिश मिलता था। नाउ बिफोर आई प्रोसीड, आई हैव 3 more questions to you. These are the question. इवैक्यूएशन का क्या मतलब होता है, ट्रिपाटाइट पैक्ट में कौन से देश थे, और इस फोटो में क्या शो किया हुआ है, ये भी मुझे कमेंट्स में आंसर दे देना। ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखो लड़कों के साथ क्या होता था। जब लड़के 10 साल तक, तो पहले तो उन्हें स्कूल में भेजा जाता था, राइट। जब लड़के 10 साल के हो जाते थे तो उन्हें भेजा जाता था यंग वोक नाम की ऑर्गेनाइजेशन में। 10 से 14 साल तक वो जो बच्चे हैं वो यंग वोक में रहते थे। यंग वोक में उन्हें सिखाया जाता था कि ज्यूस से नफरत करो, हिटलर से प्यार करो। फिर जब वो 14 साल के हो जाते थे तो लड़कों को भेजा जाता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे प्यार से लोग हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता था। वहां पर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी 4 साल तक। 4 साल तक उन्हें सिखाया जाता था, 14 से 18 साल तक उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे वॉर अच्छी चीज है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छी चीज है, अग्रेशन अच्छी चीज है, वायलेंस अच्छी चीज है, डेमोक्रेसी गंदी चीज है, ज्यूज गंदे होते हैं, कम्युनिस्ट गंदे होते हैं, इंडियंस, जिप्सीज, कलर सब लोग गंदे होते हैं, राइट, इनका मरना ही अच्छा है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग उन्हें लड़ाई करना सिखाया जाता था, नफरत करना सिखाया जाता था। बाद में जब वो 18 साल के हो जाते थे तो उन्हें आर्मी में भेजा जाता था। उनकी आर्मी का नाम था लेबर सर्विस, और लेबर सर्विस में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके पार्टिसिपेट करते थे। तो वहां पे वो आर्म्ड फोर्सेस में नाजी ऑर्गेनाइजेशन के तले ज्यूज को मारते थे। अगर ज्यूज को मारने का ऑर्डर मिला है तो अमेरिकन को मारते थे, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया है तो, राइट। तो पहले यंग वोक भेजा जाता था, फिर नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर बाद में लेबर सर्विस यानी कि आर्मी में भेज दिया जाता था लड़कों को। अब लड़कियों के साथ कुछ अलग होता था। ये जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1922 में ही बना दी थी उसने, सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही बना दी थी। बाद में उसे हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया था। सिस्टमेटिकली जो भी आपको बचपन से सिखाया गया है, जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको सिखाना चाहिए कि सब लोग इक्वल होते हैं, वसुदैव कुटुंबकम, सब लोग इक्वल होते हैं, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस बहुत अच्छी चीज होती है, सबकी हेल्प करना चाहिए, वो सबका बिल्कुल उल्टा सिखाया जाता था इन ऑर्गेनाइजेशन में। अब लड़कियों को बोला जाता था कि तुम क्या करोगे, पढ़ लिख के साइंटिस्ट थोड़ी बनना है तुम्हें, तुम्हारा काम है अच्छी मम्मी बनना और अच्छी वाइफ बनना। तो लड़कियों को बोला जाता था कि लड़के और लड़कियां में कभी इक्वालिटी नहीं होती है, लड़कियों का काम है सिर्फ अच्छी वाइफ और अच्छी मदर बनना। और अगर तुम नॉर्डिक जर्मन आर्यन मदर हो, यानी कि तुम डिजायरेबल मदर हो, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आर्यंस होंगे जर्मनी के जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा हिटलर का मानना था।
तो इसीलिए इनकरेज करने के लिए डिजायरेबल मदर्स को क्रॉसेस दिए जाते थे, ऑनर क्रॉसेस, कि अगर तुम 4 आर्यन बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हें ब्रॉन्ज क्रॉस मिलेगा, अगर तुम 6 आर्यन बच्चे पैदा करोगे, प्योर आर्यन बच्चे जिनके पापा और मम्मी दोनों आर्यन है, तो फिर तुम्हें मिलेगा सिल्वर क्रॉस, अगर तुम 8 आर्यन बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हें गोल्ड क्रॉस मिलेगा। तो औरतें उस क्रॉस के चक्कर में बहुत बच्चे पैदा करती थी। ज्यू लोगों के, अगर जिनके ज्यू बॉयफ्रेंड थे उन्हें छोड़ दिया जाता था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ज्यू लोगों से करना बिल्कुल बंद था। इनफैक्ट शादी तो ऑब्वियसली इलीगल थी ज्यू लोगों से। अगर कोई आर्यन औरत किसी ज्यू आदमी से शादी कर लेती थी, उसको बहुत पीटा जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसका मुंह काला करके सर शेव करके उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता था, राइट, और उसके बाद उसे क्रिमिनल करार दे दिया जाता था। ऑन दी अदर हैंड डिजायरेबल मदर्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। ऑनर क्रॉसेस के साथ साथ उन्हें सिनेमा हॉल्स, रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट सब पे डिस्काउंट भी मिलता था, रिवॉर्ड्स भी मिलते थे। मतलब एक डिजायरेबल मदर होना उस जमाने में एक तरीके से एक पोजीशन थी। तो औरतें और ज्यादा मोटिवेटेड होती थी कि यार अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम क्यों नहीं आर्यन बच्चे पैदा करेंगे, राइट। तो और मम्मियों को बोला जाता था कि अपने बचपन से ही अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाओ कि सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है, ज्यूज लोग खराब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को और मदर्स को हिटलर ने किया हुआ था कन्विंस। और ये सब कन्विंस करने में लगती है बच्चा पावर। आप अपने आसपास भी अगर आंख खोल के, कान खोल के सुनने की कोशिश करोगे ना, तो इंडियन सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, बांग्लादेशी सोसाइटी में, श्रीलंकन सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में, हर सोसाइटी में नफरत फैलाने वाले एलिमेंट्स होते हैं जो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे फैलाते हैं नफरत। और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सही नहीं होते, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स वो इतनी बार बोलते हैं कि जो बेचारा भोला इंसान होगा वो उन्हें वो आर्ग्यूमेंट सच्चे लगने लग जाएंगे। स्पेशली बच्चे, हम हमेशा बोलते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। अब चाहो तो उस मिट्टी से घड़ा बना लो, चाहो तो उस मिट्टी से बम का गोला बना लो, राइट। तो बच्चों को जो तुम बचपन से सिखाओ, बच्चे रट्टू तोता की तरह वही बोलते हुए बड़े हो जाते हैं। और हिटलर ने तो प्रोपेगेंडा का इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ था कि वो हर कम्युनिटी को अलग तरीके से कन्विंस करता था। औरतों को कन्विंस करने के लिए अलग प्लान है, आदमियों को कन्विंस करने के लिए अलग है, बड़ों को कन्विंस करने के लिए अलग है, बुड्ढों को कन्विंस करने के लिए अलग है, बच्चों को कन्विंस करने के लिए अलग है। तो प्रोपेगेंडा हर सेक्शन के लिए अलग से बनता था। What is propaganda बच्चा? The art of convincing someone। जैसे आप टीवी पे देखते हो, टीवी पे कोई शैम्पू का ऐड होता है तो उसमें क्या दिखाते हैं, पहले मेरे बाल ड्राई थे, मैंने ये शैम्पू यूज किया, मेरे बाल बढ़िया हो गए, अब इसमें से इतनी चमक आती है कि मुझे घर में बल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तरीके से क्या सिखाते हैं टीवी में? टीवी में बोलते हैं कि अगर तुमने ये शैम्पू नहीं खरीदा तो तुम्हारे बाल कभी अच्छे हो ही नहीं पाएंगे। What is it? दिस इज अ वे ऑफ ट्राइंग टू सेल यू समथिंग। वो तुम्हें कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब तुम ये चीज खरीद लोगे। वो भी एक तरीके का प्रोपेगेंडा ही है। ऐसा प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पे, ऐसा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत चलता है सारे देशों में। हिटलर ने भी प्रोपेगेंडा फैलाया, लोगों को कन्विंस किया, लेकिन उसे पता था कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को ये बात पता चली कि जर्मनी के अंदर क्या चल रहा है तो जर्मनी की बहुत थू होगी और हो सकता है कि जर्मनी के अंदर ये हो रही चीजों को बंद करा दिया जाए। तो उसने किया डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। जब भी वो कोई गलत काम करता था तो उस गलत काम का नाम वो इस तरीके का रखता था कि अगर इंटरनेशनल मीडिया को पता भी चला, यूएसए को, अमेरिका को, इसको उसको, किसी को भी पता चला तो जर्मनी की थू ना। फॉर एग्जाम्पल, वो जब किसी का मर्डर करवाता था तो बोलता था वी आर गोना गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट से पता चल रहा है मर्डर की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो मास किलिंग्स कराता था ज्यूज की तो बोलता था वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन से पता चल रहा है मास किलिंग हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। जब वो डिपोर्ट करता था ज्यूज को, अपने ही देश को छोड़ने पे मजबूर करता था, वो बोलता था वी आर जस्ट इवैक्यूएटिंग देम। इवैक्यूएशन तब करवाया जाता है जब किसी की जान पे बनाई होती है, तो इट इज अ नोबल थिंग टू डू। बट वो उसके बदले में क्या करा रहा था? ज्यूज को देश से बाहर निकाल रहा था। जब वो ज्यूज को गैस चेम्बर में भेजता था तो गैस चेम्बर्स को बोलता था डिसइंफेक्शन एरियाज, कि यहाँ पे तो डिसइंफेक्शन होगा तुम्हारा, तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हो गया, हम बस इन्फेक्शन ठीक कर रहे हैं। उसके नाम पे क्या करता था? जहरीली गैस से मार डालता था। तो ये चल रहा था आर्ट ऑफ डिसेप्शन। जर्मनी में चल रही है ये चीजें और देश को बताया जा रहा है, दुनिया को बताई जा रही है ये चीजें। तभी इतने सारे सालों बाद पता चला, जब जर्मनी हार गया ना, तब जाके पता चला कि एक्चुअली जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बात की बात है, जर्मनी के अंदर क्या क्या कुकर्म चल रहे थे, अंदर क्या क्या मास मर्डर चल रहे थे, राइट। और
ये आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा रिलीजन के नाम पे भी चलता था, पॉलिटिक्स के नाम पे भी चलता था, देशभक्ति के नाम पे बहुत चलता था। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए जाते थे जिसमें बोला जाता था अगर तुम जर्मनी को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हो, जीव लोगों को मारो। अब अपने देश से जितने लोग प्यार करते हैं उन लोगों के दिलों में नफरत आ गई कि हाँ भैया हमारा देश अच्छा तभी बनेगा जब ये लोग हमारे देश से चले जाएंगे। लीफलेट यानी कि पेपर के अंदर, आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखे होंगे छोटे छोटे पोस्टर आते हैं एक एक पेज के, उसके अंदर इस तरीके की नफरत वाले स्लोगन्स होते थे, मैसेजेस होते थे। नए नए गीत बनाता था, नए नए पोएम्स बनाता था, रेडियो पे अनाउंसमेंट करवाता था, मूवीज बनवाता था। ऐसी मूवीज होती थी जिसमें ज्यूज को नफरत करना सिखाया जाता था, जैसे एक ऐसी मूवी इटर्नल ज्यू, राइट। तो मूवीज से क्या सिखाते थे कि हिटलर को सपोर्ट करो, ज्यूज से नफरत करो, और अगर तुम अपनी कंट्री से प्यार करते हो तो तुम्हें ज्यूज से नफरत करनी पड़ेगी। इज इट रिमाइंडिंग यू समथिंग? आजकल हमारे देश में भी बहुत चलता है कि अगर तुम देश से प्यार करते हो तो पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट से नफरत करनी पड़ेगी। दोनों चीजों का आपस में वैसे कोई ताल्लुक नहीं होता। देश से प्यार किसी से नफरत करने से नहीं आता, देश से प्यार करने से आता है। लेकिन गलत लोग आपको ये सिखाते हैं हमेशा, हमेशा डिसीसिव पॉलिटिक्स में ये चीज आपको हर देश में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो हिटलर भी यही सिखाता था। इस तरीके के पोस्टर मार्केट में चलने लग गए थे जहां पे बोला जाता था कि सारे जीव लोग ना ऐसे दिखते हैं, उनकी बड़ी सी नाक होती है, मोटी सी तोंद होती है और उनकी बियर्ड होती है, वो काफ्तान पहन के घूमते हैं, फ्लोई फ्लोई काफ्तान। सारे जीव लोग एक जैसे घूमते हैं क्या? सारे हिंदूज एक जैसे घूमते हैं, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं? सारे क्रिश्चियंस एक जैसे कपड़े पहनते हैं? ऐसा कभी हो सकता है कि एक रिलीजन का हर एक इंसान एक जैसा दिखता हो? बिल्कुल भी नहीं। पर इसी तरीके का प्रोपेगेंडा फैला के लोगों के दिलो दिमाग में नफरत फैलाई जाती थी। इटर्नल ज्यू मूवी थी, वो मूवी जैसी और भी बहुत सारी मूवीज बनी थी जिसमें दिखाया जाता था कि अगर ऐसा कोई ज्यू इंसान है जो जुडाइज्म फॉलो करता है वो मतलब कि ईविल है, और ईविल लोगों का तो देश में रहना ही लीगल नहीं होना चाहिए, राइट। ज्यू लोगों को न्यूज में या अपनी स्पीचेस में वो रैट बोलता था, रोडेंट बोलता था, वर्मिन बोलता था, है ना। ये तो चूहे हैं, जैसे चूहे बीमारियां फैलाते हैं वैसे ज्यू लोग जर्मनी में बीमारियां फैला रहे हैं। तो अगर जर्मनी का भला होता हुआ देखना चाहते हो तो ज्यू लोगों का मौत का घाट उतरना बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके की हरकतें उसने बहुत की। इस कदर वो लोगों के दिलो दिमाग पे राज करने लग गया था हिटलर कि इनफैक्ट एक टाइम था जब ज्यू लोगों को खुद को लगने लग गया था कि हम क्या सही में गलत है क्या। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि हम सही में तो गलत नहीं है, हमारे साथ कोई इतना बुरा क्यों करेगा, हमने ऐसा क्या किया है। उनके सपनों तक में ऐसी चीजें आने लग गई थी। देयर इज अ बुक जो कि लिखी गई थी, क्या नाम है उसका, आई थिंक, रुको मैं देखती हूँ एक बार। एनसीईआरटी में दिया तो है शायद, राइच ऑफ अ ड्रीम, हाँ राइच ऑफ ड्रीम्स करके एक बुक है, थर्ड राइच ऑफ द ड्रीम, जो चार्लेट बेराड नाम की एक लड़की ने लिखी थी। उस ड्रीम में उसने सारे जीव लोगों के इंटरव्यूज लिए थे। उन इंटरव्यूज में जीव लोगों ने बताया कि हम जब रात को सोते हैं ना, हमें खुद को ऐसे सपने आते हैं कि हिटलर हमें मारने आ रहा है, हम लोग गलत हैं, हम लोगों की वजह से जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इस तरीके से उसने लोगों के दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया था। लोग मेंटली जो है एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे, मर तो गए ही लेकिन मरने से पहले डिप्रेशन में चले गए, और ऑर्डिनरी लोगों को उसने कन्विंस कर लिया अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो हिटलर के राज में नाजी जर्मनी में 3 तरीके के लोग हुआ करते थे। पहले तरीके के लोग होते थे जो हिटलर के लोगों को, जो हिटलर की तरह ही थे, जो हिटलर की तरह थे, वो नाजी बन गए थे। वो जब भी ज्यू लोगों को देखते थे उन्हें नफरत फील होती थी, वो जब भी ज्यू लोगों को देखते थे उन्हें जो हेट्रेड फील होती थी। हेट्रेड के साथ साथ वो ऐसा मानने लग गए थे कि अगर ज्यू लोग रहेंगे तो जर्मनी कभी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते थे, और अच्छा ये लोग क्या करते थे, हिटलर की हेल्प करते थे। जहां पे भी इन्हें कोई ज्यू इंसान दिखता था ये रिपोर्ट कर देते थे पुलिस को, ज्यू लोगों को मरवा देते थे, राइट। इनको जेन्युइनली विश्वास था कि नाजिज्म सही चीज है, हिटलर सही चीज है, जर्मनी सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते थे बच्चा पैसिव ऑनलुकर्स, मतलब कि जो शायद विश्वास नहीं करते थे नाजिज्म में, लेकिन जब किसी के साथ गलत हो रहा होता था, ज्यू लोगों को मारा पीटा जा रहा होता था, तो ये लोग कुछ बोलते नहीं थे, बस नीचे देख के चलते रहते थे। इनको था कि हमें क्या ना, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जिनके साथ हो रहा है वो देखें, वो जाने, हमें क्या, राइट। पैसिव ऑनलुकर्स। तीसरी कैटेगरी में वो वाले लोग आते थे, जो लोग होते थे जो एक्टिवली रेसिस्टेंस करते थे, जो ज्यू लोगों को बचाने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन सारे ही नाजी थे, 2-4 नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे जिन्होंने ज्यू लोगों की हेल्प करने की भी कोशिश की। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी कॉल्ड शिंडलियर्स लिस्ट। शिंडलियर्स लिस्ट, इट इज अबाउट अ नॉर्डिक जर्मन आर्यन डॉक्टर जिसने
बहुत मुश्किलों से जर्मनी में, नाजी जर्मनी में बहुत सारे ज्यू लोगों को जर्मनी से निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हुए, क्योंकि अगर पता लग जाता था ना कि कोई नॉर्डिक जर्मन आर्यन ज्यूज की हेल्प कर रहा है तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता था. सो देयर आर सो मेनी मूवीज ऑन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वन इज शिंडलर लिस्ट, द अदर इज जोजो रैबिट. यू कैन वॉच दीज मूवीज टू अंडरस्टैंड हिटलर, टू अंडरस्टैंड नाजिज्म बेटर. जोजो रैबिट इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि बच्चे भी इसे देख पाते हैं, इसमें वायलेंस बहुत कम है, वरना हिटलर वाली मूवीज में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है. सो यू हैव दिस, यू कैन वॉच आइदर ऑफ देम एंड यू विल लव इट. ओके, सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम जो हर देश की डेमोक्रेसी में हमें पढ़ाई जानी चाहिए. इट इज सच अ ब्यूटीफुल पोएम. ये पास्टर नीमोलर नाम का एक रेसिस्टेंस फाइटर था जो ज्यू लोगों की मदद करता था नाजी जर्मनी में. उन्होंने पोएम लिखी थी. उन्होंने पोएम लिखी है ये दर्शाने के लिए कि हम लोग इस सोसाइटी में क्या है ना, जब तक हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा होता है तो हम आवाज उठाने की कोशिश नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट. पहले हिटलर वाले लोग आए कम्युनिस्ट लोगों के लिए, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बोला. देन दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, लेकिन मैं तो सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बोला. देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट तो मैं कुछ नहीं बोला. फिर वो आए ज्यू लोगों के लिए, लेकिन मैं तो ज्यू नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया. फिर वो आए मेरे लिए, लेकिन तब तक मेरे लिए कोई बोलने के लिए था ही नहीं. तो जब तक तुम ये सोचोगे ना, जब तक मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है मैं क्यों आवाज उठाऊं. आवाज उठाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर तुम आज किसी के लिए आवाज उठा रहे हो तो कल तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाएगा. तो अगर तुम इंसानियत दिखाओगे तो तुम्हें बदले में इंसानियत मिलेगी. इसीलिए इंसानियत को मरने नहीं देना है, इसीलिए हिटलर जैसा नहीं बनना है, नाजिज्म जैसी थ्योरीज में विश्वास नहीं रखना है, आंखें और कान खोल के चलना है सोसाइटी में. डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, सरकारों से नहीं बनती है. डेमोक्रेसी प्यार से बनती है, डेमोक्रेसी नफरत से नहीं बनती है. ठीक है, so this is why we are teaching this in your class 9 so that you can learn something very early in your age. Now what else is remaining? ये वाला पॉइंट तो मैंने बता दिया. हाँ, नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट. तो ऑब्वियसली जर्मनी में जब ये वॉर चल रही थी तो जर्मनी के लोगों के बारे में, जर्मनी के एट्रोसिटीज के बारे में दुनिया को नहीं पता था. हिटलर मेड श्योर की सारी मीडिया वो जो है कब्जे में कर ले ताकि बाहर, जर्मनी से बाहर कोई भी बात ना जा पाए. लेकिन जो नाजीज ने मास किलिंग कराई ज्यूज की, जिसे होलोकास्ट बोला जाता है इंग्लिश में, होलोकास्ट की जो नॉलेज है वो दुनिया को पता लगी दो तरीके से. पहली बात तो जो होलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स थे, जो बेचारे लकी ज्यूज जो किसी तरीके से भाग गए थे जान बचा के, उन्होंने लोगों को बताया फोटोज वगैरह दिखा के, अपने नैरेटिव्स, अपनी कहानियां बता के. राइट. दूसरा, जो ज्यू लोग मर गए थे वो मरते मरते भी अपनी डायरीज छोड़ गए थे, खत छोड़ गए थे, अपनी मैगजीन्स छोड़ गए थे, अपनी फोटोज छोड़ गए थे. राइट. या फिर दीवारों पे स्क्रैच करके गए थे. कई कितने लोगों ने जो दीवारें होती हैं, दीवारों के अंदर खोद के चुनवा दी थी चीजें कि यार कभी ना कभी तो ये चीजें मिलेंगी. आज भी दुनिया में होलोकास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें नई नई डिस्कवर होती रहती हैं. तो लोग मरते मरते भी लोगों की इच्छा बस यही होती थी कि बस हम एक बार हिटलर को हारता हुआ देख जाएं, या एक बार हम बस दुनिया को बता पाएं कि हिटलर ने हमारे साथ कितना बुरा किया है. जैसे डायरी ऑफ एन फ्रैंक आई थिंक क्लास 10th में आपकी सिलेबस में आएगी. एन फ्रैंक नाम की 13 साल की जूइश बच्ची थी जो एम्स्टर्डम में अपनी जान बचा के अपनी एक फैमिली के साथ रहती थी उनके स्टोर हाउस में, और वो नहीं बच पाई. जर्मन्स ने उसे मार दिया, लेकिन वो अपनी डायरी छोड़ के गई. वो जो डायरी है वो नॉवल में तब्दील हुई, और उस नॉवल का जो छोटा सा पार्ट है वो क्लास 10th के सिलेबस में है. तो एन फ्रैंक जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अडल्ट थे जो पीछे अपनी नॉलेज छोड़ के गए होलोकास्ट की. उससे दुनिया को पता चला कि हिटलर ने क्या क्या गलत किया दुनिया के साथ. राइट. तो हिस्ट्री में, मेमोरी में आज भी होलोकास्ट लोगों की जिंदा है. आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स में काउंट होता है. आज तक जो है जर्मनी उस गिल्ट में रहता है. आप कभी जर्मनी जाओगे ना, इफ यू आर अ जूइश पर्सन, तो जर्मनी के लोग आपको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, क्योंकि आज भी वो उस हिस्टोरिक गिल्ट में रहते हैं कि नाजी जर्मनी ने जूइश लोगों के साथ कितना गलत किया था. तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट आंख के बदले आंख फोड़ने से कुछ नहीं होता है. जर्मनी ने जूइश लोगों के साथ इतना गलत किया, बहुत और लोगों के साथ गलत किया, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया ने नाजीज के साथ वो नहीं किया. 11 नाजीज को छोड़ के बाकी सारे नाजीज को सजा नहीं दी गई थी, उनको बस सुधारने की कोशिश की गई थी. एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट an eye for an eye will make the world blind. So we have to make sure कि hatred
का उल्टा रिवेंज नहीं होता है, हेट्रेड का ऑपोजिट काइंडनेस होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वाज शुभम मैम साइनिंग ऑफ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सीबीएसई क्लास 9 टॉपर बिकॉज दिस इज द चैनल जहाँ पे हम क्लास 9 की बहुत प्यारी से पढ़ाई करते हैं. एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. आज के जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो जब आप मुझे कमेंट्स में आंसर दे देंगे तो टॉप 3 बच्चों का नाम मैं अगले सेशन में अनाउंस करूंगी. सो बाय बाय एंड टेक केयर.